गुड इवनिंग बच्चा लोग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग। आई होप वी आर लाइव। फटाफट से सब लोग एक चीज बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से या नहीं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस, ग्रेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया? यस, ग्रेट। चलिए, तो कॉलेज वॉलेज से बच्चे आ चुके हैं और शाम को अब कॉलेज की फॉर्मेलिटीज तो हो गई हैं। अब हम लोग कुछ सीखने बैठे हैं, मजे करके कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, है ना? कल मैंने कुछ यू नो डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल की बातें बहुत हल्के फुल्के तरीके से आप लोगों से बोली थी, एंड आई होप सब लोग बहुत कंफर्टेबल तरीके से चीजें समझ पाए होंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। यस, यस बेटा, यस। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिन्होंने कोशिश की है एक बार? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को ट्राई किया था? ओके, चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के आंसर्स भी आ गए होंगे, है ना? तो मेरी जरूरत पड़ रही है आप लोगों को अभी भी, या हम आगे बढ़ जाएं ये मान करके कि बच्चे जो किए होंगे सही किए होंगे? ट्राई किया था बट बन नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बन, आपने कोशिश की है, बस वो बहुत है बेटा, बहुत है। अगर आप मन लगा करके कोशिश करो ना तो वो बहुत है। चलो चलो चलो, हम लोग सीधे पहले शुरुआत उसी क्वेश्चन से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था बेटा मैंने आप लोगों को? दो क्वेश्चन दिए थे इनफैक्ट। एक क्वेश्चन था जहां पर ऐसी कोई एक रॉड थी, ऐसी कोई एक रॉड दे रखी थी, एक स्प्रिंग लगाई थी मैंने यहां पर, एंड दैट स्प्रिंग वाज आल्सो हैविंग सर्टेन मास। यही तो था बेटा सिचुएशन। स्प्रिंग, इसका स्टिफनेस आपको एस दे रखा था, एंड इट वाज आल्सो हैविंग मास एम एस। ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ था। ये ए डिस्टेंस पे कनेक्टेड था बेटा, है ना? दिस वाज एट ए डिस्टेंस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिया हुआ था। और ये आपके सामने जो रॉड रखी है, दिस वाज रॉड जिसका मास एम दे रखा है और लेंथ इसकी आपको एल दे रखी थी। यही तो सिचुएशन था बेटा, यही 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 सिचुएशन थी। मैं अब, अरे ज्यादा टाइम नहीं यार, 2 मिनट लगेंगे, डोंट वरी। आंसर वांसर प्रोसीजर सब आ जाएगा। यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली exactly। अरे क्लास स्टार्ट हो चुका है भाई, रिफ्रेश करो। समबडी प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दो क्लास स्टार्ट हो चुका है, और रिफ्रेश कर लें। कुछ बच्चे शायद वेट कर रहे हैं अभी भी। कैसे सॉल्व करेंगे? टॉर्क मेथड का इस्तेमाल करने वाले थे हम लोग। सर यहां पर बैठ के बातें होंगी, और जिस समय ये जो पोजीशन दिख रही है ना आपको, हाँ, ये जो पोजीशन आप लोगों को दिख रही है यही इस सिस्टम की मेन पोजीशन है बेटा। सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये यहीं पर रहेगा। अगर आप इस सिस्टम को हल्का सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो ये आपको अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा तो ये हमको अपनी मेन पोजीशन से कुछ तो थीटा एंगल ट्रेवल करके फर्दर ओमेगा वेलोसिटी अल्फा एक्सेलरेशन से आगे की तरफ रोटेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, और वो जनरल पोजीशन मैंने बना ली है कहीं यहां पर। एक चीज और ध्यान रहे, जब भी ये स्प्रिंग के ऊपर मास होता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो? स्प्रिंग के ऊपर मास लगा हुआ है तो आप इस मास को क्या यहां पर इमेजिन कर सकते हो कि सर मान लेते हैं कि स्प्रिंग के एंड पर यहां पर एक मास, कुछ एडिशनल कोई मास यहां पर लगा होगा जिसको आप एम एस बाई थ्री बोलते हो। ऐसे ही तो सॉल्व करते थे हम लोग। बोलो बेटा, अगर मैं एम एस बाई थ्री यहां पर इमेजिन कर लूं, किसी को कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका मास एक्चुअल में स्प्रिंग के ऊपर है, लेकिन आप उस स्प्रिंग के पूरे मास को स्प्रिंग के एंड पर एम एस बाई थ्री के फॉर्म में मान सकते हो। वही हमने कर लिया है। अब मुझे एम एस यहां नहीं, एम एस बाई थ्री यहां पर एंड पर दिखाई पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, अब ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे दिख रहा है कि एक स्प्रिंग है और एंड पे एम एस बाई थ्री यहां पर लगा हुआ, दैट्स इट। क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं?
सर किसी जनरल टाइम टी पर जब आपने देखा है तो ये थीटा एंगल ट्रेवल करके फर्दर इसी डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, तो थीटा हमको ये नजर आ रहा है। जितने भी टॉर्क आपको दिखाई पड़ रहे हैं सबके सब टॉर्क लिखो, बाद में बुलाएंगे डीएल अम्बड़ भैया को। कौन कौन से टॉर्क नजर आ रहे हैं सर? एक तो इस रॉड का वेट लग रहा होगा, कहां से सर? रॉड का वेट एग्जैक्टली मिड पॉइंट से लगता है। रॉड का वेट मान लेते हैं मिड पॉइंट कहीं यहां पर है, और ये ट्रेवल करते करते कहीं यहां पहुंच गया होगा। ये आप एक आर्क के फॉर्म में यहां पहुंच गए हैं, और फ्रॉम हेयर वेट इज एक्टिंग लाइक दिस। ये mg वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है रॉड का। तो mg मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, लगभग ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस डिस्टेंस आई कैन राइट इट एज l/2 डिस्टेंस पे है ना सेंटर ऑफ मास, सो l/2 टाइम्स थीटा। कैन आई राइट? mg का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको दिखाई पड़ रहा है, सारे टॉर्क यहां से बातें हो रही हैं। mg का टॉर्क हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, mg इंटू l/2 टाइम्स थीटा। और क्या है सर? एक ये भी तो मास है एंड पे, ये वाला मास भी तो घूमते घूमते कहीं इस पॉइंट की बजाय अब आप कहीं यहां पहुंच गए होंगे आर्क के फॉर्म में। तो यहां पर कितना मास लग रहा है सर? ये ms/3 ये मास है, तो वेट कितना हो गया? मल्टीप्लाइड बाई जी कर दो, ms/3 मल्टीप्लाइड बाई जी। इतना वेट यहां से भी एक्ट हो रहा है, और इस वेट की वजह से भी तो कुछ टॉर्क आएगा, वो भी लिखना पड़ेगा। लिख लो बेटा, कितना हो जाएगा सर? ms/3 इंटू जी, ये हो गया वेट, मल्टीप्लाइड बाई क्या डिस्टेंस है सर? ये लग रहा है इस डिस्टेंस पे। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इसको मैं क्या a टाइम्स थीटा लिख सकता हूं? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? a थीटा। ओके, वेट के जो भी टॉर्क थे हमने लिख लिए हैं। अब यहां पर जो स्प्रिंग है इसका कुछ फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई कर रही है सर? स्प्रिंग का पॉइंट यहां पर था, अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में यहां पर थे आप। थोड़ी देर में आपकी स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है, बाई व्हाट अमाउंट सर? आप यहां पर पहुंच गए हैं, तो कितना अमाउंट है सर? ये a थीटा है। फोर्स किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग का फोर्स सर, फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इधर पे आपका स्प्रिंग का फोर्स इन दिस डायरेक्शन लग रहा है। क्या वैल्यू है फोर्स की सर? फोर्स की वैल्यू हमको दिखाई पड़ रही है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाई क्या डिस्टेंस है सर? a इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये जो फोर्स दिखाई पड़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस जब आप करेंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। बोलो हाँ। मल्टीप्लाइड बाई a करोगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट। रॉड का वेट, स्प्रिंग का वेट, स्प्रिंग का फोर्स का टॉर्क, सारी चीजें आपने लिख ली हैं। अब बुलाओ डीएल अम्बड़ भाई को, डीएल अम्बड़ भैया आएंगे और ऐसा टॉर्क लेकर के आएंगे, इनर्शिया टॉर्क। जैसे ही आप यहां पर लगाओगे, थीटा जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ जीरो हो जाएगा। आई थीटा डॉट डॉट आप अप्लाई करेंगे एंड एवरीथिंग विल बिकम जीरो। रखो, हो गया आंसर। बस मेरा काम सिर्फ इतना है। कितने बच्चों ने ये चीज लिखी है? आई की वैल्यू कितनी रखनी है सर? ml²/3। दैट्स इट, क्लियर, दैट्स इट, क्लियर। आई का वैल्यू कितना है बेटा सर? दिस आई इज नथिंग बट ml²/3। एवरीबडी क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट एग्जैक्टली सेम आंसर? कितने बच्चों का सेम यही आंसर आया है? गलती मत कर देना, कहां पर काफी सारे बच्चे। अरे इनर्शिया में एक चीज, अरे सुनो 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 चाचा चाचा सुनो, यहां पर इनर्शिया में रॉड को तो कंसीडर कर लिया यार, एक चीज रह गई हमसे भी। ये जो मास है इसका भी तो इनर्शिया कंसीडर करना है सर। अबाउट दिस पॉइंट रॉड का तो इनर्शिया हमने कंसीडर कर लिया, कितना होता है ml²/3। और ये जो छोटू मास है इसका भी तो इनर्शिया आएगा ना बेटा, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कितना सर? एक्सिस के अबाउट ये छोटा सा एक मास ए डिस्टेंस पे आपको नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ और नई चीजें यहां पर ऐड होंगी। क्या ऐड होंगी? प्लस छोटा सा और इनर्शिया। कितना कितना मास है सर? ms/3 मास है। किस डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे है। m इंटू वॉट एवर इज द डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये चीज यहां पर और ऐड करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? ms/3 इंटू ए स्क्वायर। इज दिस क्लियर? छोटी सी बारीकी अगर मिस कर गए तो गलत हो जाएगा। तो इनर्शिया की जगह पर वैल्यू क्या रखनी है? स्प्रिंग का टॉर्क कितना है? एम, स्प्रिंग के मास की वजह से, वेट की वजह से कुछ टॉर्क आएगा, रॉड के वेट की वजह से कुछ टॉर्क आएगा। सारी वैल्यूज आपके सामने है एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर बेटा। अरे भाई कोई ऐसा है जो
एग्जैक्टली इस आंसर तक पहुंचा था? इज देयर एनीबडी? इज देयर एनीबडी? इनर्शिया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनर्शिया चेंज तो हो ही जाएगा ना। अरे वाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस जगह तक पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो लोग भी यार यहां तक पहुंचो ना, बहुत बड़ी बात है। अलख द्विवेदी जी बहुत बढ़िया। योगी साहब, समझ में देखो, जब सामने हम खड़े हैं तो समझ में तो सारी चीजें आ जाएंगी आपको। बस कोशिश ये करो बेटा, जिस दिन तुम अपने मन से ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए ना, ये देखो, ये वही बात है। मेरे सामने तो आप सारी चीजें सॉल्व कर ही लोगे। एक होता है ना जब बड़ा भाई आपको गाड़ी चलाना सिखाता है और वो बाइक में पीछे बैठते हैं और आपसे कहते हैं कि चलो तुम आगे से हैंडल पकड़ो, मैं सहारा दे रहा हूं। तो जब मेरे साथ क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फीलिंग बस वही है कि पीछे बड़े भैया बैठे हैं और हम बाइक सिखा रहे हैं तुमको। लेकिन जिस दिन तक तुम अपने मन से बिना हमको पीछे बैठाए बाइक खुद से नहीं चला लोगे ना, तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जिस दिन तुमने ये कर लिया कि चुपचाप पापा आते हैं और आप बाइक की चाबी लगा के बड़े धीरे धीरे गली के बाहर तक ले जाते हो और फिर खुद बैठ करके चलाते हो, जिस दिन आप खुद अकेले बैठ करके चला लिए ना गाड़ी, जो कॉन्फिडेंस आएगा उसका अलग ही मजा है। तो आपको जब भी मैं कोई होमवर्क दे रहा हूं तो उसको खुद से सॉल्व करिए। गलतियां होंगी, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। आई नो, कॉलेज के साथ जॉब के साथ ये चीजें थोड़ी सी भारी पड़ जाती हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाकी दुनिया सिर्फ जॉब करके शाम को आती है और चिल मारती है, सो जाती है, अगर वही रूटीन आप फॉलो करोगे तो शायद टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जॉब से आने के बाद अगर आप शाम को क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर आग तो है। थोड़ा थोड़ी मेहनत और सही। और जो डीपीपी में हम क्वेश्चन देते हैं वो इतने ज्यादा थोड़ी हैं कि आपका बहुत टाइम खाएंगे। 10 क्वेश्चन, हार्डली 10 क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन एक बार आपको अपने हाथ से सॉल्व करना जरूरी है। जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम कहां गलतियां कर रहे हो? ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था एज एन होमवर्क, वो सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। उसमें तो कुछ भी नहीं था यार, उसमें तो कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कुछ इस तरीके से, एक स्प्रिंग यहां लगी हुई थी और ये रोप घूमते हुए इधर आ रही है और ब्लॉक कहीं यहां लगा हुआ था। ऐसा कुछ सिचुएशन था बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अरे एक आध क्वेश्चन जो थोड़े बहुत, हालांकि पूरी कोशिश करी गई है कि कोई क्वेश्चन इररिलेवेंट आपके पास ना पहुंच जाए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो डीपीपी नंबर 2 में डैम्पर का एक क्वेश्चन आ गया है, तो जस्ट वेट करो, एक क्लास के बाद डैम्पर भी सीख जाओगे आप। इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, लेट्स हैव अ लुक। ये मास आपको दे रखा था, दिस इज मास m। और जो ये पुली दे रखी है, पुली के बारे में हमने बोला था कि इसके पास मास कैपिटल M है और इसका रेडियस r है। इसको आप जब भी अगर ट्रीट करना पड़े तो आप एज अ डिस्क ट्रीट कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगेन प्योर रोलिंग वाली सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे हम लोग। रेले मेथड लग नहीं सकता है, एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड एनर्जी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल एनर्जी लिख लीजिए। टोटल एनर्जीज क्या हो जाएंगी बेटा? टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी व्हाट? किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा तो ये रॉड अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे वी वेलोसिटी से फर्दर ए एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ हमको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब लिखिए यहां पर, सर ये मास मूव कर रहा है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, प्लस स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है कुछ, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, प्लस ये जो डिस्क है अब ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रोटेशन कर रहा है, तो इसके पास कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। और कोई एनर्जी है जो आप लोगों को यहां पर लिखनी है बेटा? तीन चीजें, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक क्योंकि ये ट्रांसलेशन कर रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है तो स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, और जो आपका पुली है
वो सिर्फ रोटेशन कर रहा है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो यहां पर सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी और कुछ नहीं आएगा। जितनी एनर्जी दिख रहा है, इससे पहले अभी तक हम लोग क्या बातें करते थे कि सर ये जो डिस्क है ना, ये ऊपर किसी स्प्रिंग से हैंग हो रहा था, तो ये रोटेशन के साथ साथ नीचे ऊपर भी घूम रहा था, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग काउंट करते थे। अब वो काउंट नहीं करना है हमको, ठीक है ना। रखिए वैल्यूज क्या है बेटा, ये मास एम, एम मास वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी बेटे। अगर ये मास एक्स डिस्टेंस नीचे आया है तो क्या लगता है स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्प्रिंग एग्जैक्टली सेम अमाउंट से स्ट्रेच हो रही होगी। कैन आई राइट हाफ एस इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर मास सीधा सीधा आपकी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितने अमाउंट से मास आपका नीचे आया है एक्स अमाउंट से, उसी अमाउंट से आपकी स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो रही होगी। कॉमन सेंस वाली बात। तो 1/2 एस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है यहां पर। विशाल आपकी बात का जवाब देते हैं, पहले एक खत्म कर लें। प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, ये जो डिस्क है ये आप लोगों को किसी इंस्टेंट पे ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी, डिस्क है ना, तो आप बोलोगे इसको दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज अगेन, इसको मैं लिखूंगा वी स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आई विल राइट इट एज वी स्क्वायर, दैट्स इट। ऐसे ही सॉल्व किया आप लोगों ने। 1/2 एम वी स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर 1/2 स्मॉल एम, हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा अंदर यहां पर स्मॉल एम प्लस कैपिटल M/2, 1/2 इंटू M/2 वी स्क्वायर, तो M/2 अंदर कॉमन आ गया प्लस हाफ एस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ आप लोगों के पास आंसर आ रहा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट एग्जैक्टली दिस आंसर बेटा, कितने बच्चे इस आंसर के आसपास आ गए हैं। क्लियर है, अरे बहुत आसान है यार ये तो। आगे बढ़ जाएं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें पक्का यकीन है इस बैच से हमारे पास रैंक आने वाली है। चलो अब तुमको कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हैं। अभी तक तो हम लोग जो बातें कर रहे थे कि सर एक स्प्रिंग ले ली है, मास ले लिया है, अब रियलिटी में बात करते हैं कि प्रैक्टिकल चीजों का अगर हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो किस तरीके से निकालता है। अरे वी स्क्वायर लिखा है बेटा वी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर। कहाँ पे, अरे क्यों सिर्फ एम क्यों आएगा बेटा, सब कुछ आ गया ना यहाँ पर। पीछे वाले क्वेश्चन में MS/3 ये है, एम ये है, अलग अलग चीजें हैं बेटा। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चैट बॉक्स बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। मान लो प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि रियलिटी में आप किस तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कल को बोलूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, कल को अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमारे पास कोई एक बीम है, हमने बोला था ना कि आपको हमेशा जरूरी नहीं है स्प्रिंग दी हो, आप रियलिटी में किसी भी चीज का स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने कोई एक मेंबर हो, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस की बातें कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बीम है, रियल मटेरियल, कोई एक बीम है जिसकी आपको लेंथ एल दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, और यंग्स मॉडुलस इसका ई दे रखा है। जिन बच्चों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है उनको मालूम है कि यंग्स मॉडुलस किस चिड़िया का नाम है।
ये एक रियल मटेरियल से बनी हुई बीम है। वन एंड पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है और अदर एंड पे मैंने इसके एक बहुत हैवी वेट यहां पर कनेक्ट कर रखा है। ये इतना हैवी मास मैंने यहां पर कनेक्ट कर रखा है कि जिसके आगे, इस मास के आगे आप पूरे बीम के मास को निग्लेक्ट कर सकते हो। इतना हैवी मास मैंने यहां पर कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि यहां पर ये कह देना कि ये जो बीम है वो नेग्लिजिबल मास की है या मासलेस है, दैट विल नॉट बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि सर आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ये एक बीम हमने यहां पर कनेक्ट करी है जिसका मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि यंग्स मॉडुलस ई दे रखा है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि ये मासलेस है, तो दैट डजंट सूट। तो आप ऐसे बोलो कि भैया यहां पर जो मास मैंने एंड पे कनेक्ट किया है ये मास इतना ज्यादा हैवी है कि इसके आगे इसके मास को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं, ये जो एंड पे मैंने मास m यहां पर कनेक्ट किया है, दिस मास m इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ बीम। तो इस मास ऑफ बीम को हम लोग निग्लेक्ट करके चल रहे हैं बेटा यहां पर। बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी क्लियर? बहुत हैवी एक बीम है, उसके एंड पे एक छोटा सा मास, मतलब एक काफी हैवी सा मास मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है। कैसे सॉल्व करना है इसको? सेम वही तरीका। आप अगर ये इस पूरे सिस्टम में ये जो बीम है इसका रोल क्या है, सिर्फ इसका रोल इतना है कि ये आपको स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। रियल मटेरियल है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। मास इसका आप नेग्लेक्ट कर ही रहे हो, एंड पे सिर्फ एक ही मास कनेक्टेड है, तो इसको भी मैं लगभग स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकता हूं। और आप रेले मेथड का इस्तेमाल करके यहां से आंसर दे सकते हैं। जिस समय मैं इस मास को अभी मैंने होल्ड कर रखा है अगर, तो ये बीम अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में होगी, ये बीम डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस मास को रिलीज करता हूं धीरे धीरे अपने हाथों से, तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा हो सकता है ये बीम स्टार्टिंग में, ये जो मास है जब हैंग किया था तो ये कहीं हमको यहां नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने धीरे 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 इसको रिलीज किया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज कम डाउन अ लिटिल बिट, कहीं यहां पर पहुंच गए हैं। ये जो डिस्टेंस है इसी को तो हम लोग बोलते थे स्टैटिक डिफ्लेक्शन, डेल्टा। ये निकाल लीजिए। और स्टैटिक डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, यहां पर हम लोगों को लेनी पड़ेगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो बेसिक इक्वेशंस पढ़ी ना उनकी हेल्प। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा था कि सर कोई एक मेंबर है बीम जिसका प्रॉपर्टीज लेंथ एल, एरिया ए, यंग्स मॉडुलस ई दे रखा है, उसके एंड पर अगर आप लोड पी अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से इस मेंबर में डिफ्लेक्शन कितना आता है, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाई ई ए। वो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फॉर्मूले पढ़े बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाई ई ए। तो यही तो है जिसको हम लोग बाद में यहां पर इस डेल्टा से शो कर रहे हैं। यहां पर आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है सर, फोर्स पी नहीं, हमने यहां पर एक मास, हैवी मास एम अप्लाई किया है, तो उसका लोड कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो आप यहां पर एम जी रख दीजिए, डेल्टा की वैल्यू आपको मिल गई। एंड वंस यू हैव गॉट दिस डेल्टा का वैल्यू, तो यही तो हमको रखनी है, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा में पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू उठा करके यहां रखिए। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, दिस ओमेगा एन इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट जी डिवाइड बाई डेल्टा की जगह पर कितना हो जाएगा, एम जी एल बाई ई ए। ई ए ऊपर चला गया, जी से जी कैंसिल, क्या बचेगा तुम्हारे पास, ओमेगा एन इज इक्वल टू ई ए बाई एल टाइम्स एम अंडर रूट में। बात समझ में आ रही है? हो गया आंसर। इस मेंबर को अगर आप इस मास को मीन पोजीशन से नीचे स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो वाइब्रेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की बातें हो रही हैं। जो वाइब्रेशन कर रहा होगा उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपको ई ए बाई एल एम अंडर रूट में ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको कंपेयर करें, हमारे पास जो फॉर्मूले हुआ करते थे स्प्रिंग मास सिस्टम की दुनिया में, वो लगभग कैसे होते थे, अंडर रूट एस बाई एम, अंडर रूट एस बाई एम, ऐसे कुछ फॉर्मूले होते थे। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो टर्म ई ए बाई एल ये है, यही तो है जो आपकी स्टिफनेस एस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस बीम की लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस कितनी है सर, वो बोल सकते हैं ई ए बाई एल से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो मतलब कल को अगर आप मेरे सामने कोई रियल सिस्टम दे दें तो उस रियल सिस्टम के लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस के लिए स्टिफनेस क्या होगी वो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर आप स्टिफनेस निकालना सीख ही गए हो तो आप बड़े आराम से इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हो एक इक्विवेलेंट, मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ये लोग कर दिया भैया रिप्लेस, कर दिया रिप्लेस कि सर एंड पे यहां पर एक मास लगा हुआ है,
और जो स्प्रिंग लगाई है उसका जो स्टिफनेस है इसकी वैल्यू EA/L है। दैट्स इट, खेल खत्म। आप मुझे रियल सिचुएशन या ये बताएं या फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू आप मुझे स्प्रिंग मास इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम बना दें मेरे लिए, दोनों चीजें एक ही जैसी दिखाई पड़ रही हैं। बात समझ में आ रही है? इसको आप एक्शियल स्टिफनेस बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल vibration of beam. On the other hand, कुछ समझ में आया? कह रहे सर ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं सर? कुछ बेसिक फॉर्मूले से खेले और हमको ये पता चल गया कि ये जो रियल सिस्टम है बीम सिर्फ स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, इसकी स्टिफनेस कैसे लिखी जाती है दैट वी हैव कैलकुलेटेड। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? दिक्कत किसी को हो रही है, सिर्फ उन बच्चों को हो रही होगी जिन्होंने कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी नहीं है, जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है। अब आई होप ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बातें आप कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता बेटा तो फिलहाल के लिए आप इस पेज को छोड़ दीजिए। ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर अटेंड कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इतनी बातें तो यस, इतनी बातें तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ रखी हैं, ठीक है ना? और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस के बारे में ही नहीं, हम चाहें तो लैटरल वाइब्रेशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत ध्यान से। लैटरल वाइब्रेशन ऑफ बीम कैसा नजर आ रहा है बेटा? तुम्हारे सामने कोई एक बीम दे रखी है, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। कोई एक बीम दे रखी है तुम्हारे सामने, वन एंड पे इसको फिक्स कर रखा है हमने, समथिंग लाइक दिस। और ये जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन सामने से देखने पर, इस साइड से देखने पर इसका क्रॉस सेक्शन जो नजर आ रहा है वो क्रॉस सेक्शन तुम्हारे सामने हम इस तरीके से बना रहे हैं। क्रॉस सेक्शन विल लुक लाइक कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस दे रखी है और ये आपकी वाई एक्सिस दे रखी है। दिस इज एक्स एक्सिस क्रॉस सेक्शन में एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, बीम दे रखी है, बीम का क्रॉस सेक्शन आपको पता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे रखी है कि जो क्रॉस सेक्शन है इसका डायमेंशंस, ये डायमेंशन विड्थ बी दे रखी है और इसकी डेप्थ आप लोगों को डी दे रखी है। विड्थ इज गिवन एज बी एंड डेप्थ इज गिवन एज डी। का लेंथ आप लोगों को एल दे रखा है और यंग्स मॉडल्स आपको इसका ई दे रखा है। एवरीथिंग इज गिवन, क्या लेंथ है, क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज है, क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्रीज क्या है, एवरीथिंग इज गिवन। अगेन इसका जो मास है वो बहुत कम है, इसके एंड पे जो मास कनेक्ट किया है उसके कंपैरेटिवली एंड पे एक बहुत बहुत हैवी मास हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, समथिंग लाइक दिस। हैवी मास, ये स्मॉल एम हैवी मास। अगेन मास ऑफ द बीम इज नेग्लिजिबल, मैं लिख देता हूं अगेन सेम वही बात, मास ऑफ बीम इज, मासलेस नहीं बोलिए, नेग्लिजिबल बोलिए। नेग्लिजिबल, बात समझ में आ रही है? लैटरल वाइब्रेशन का मतलब है अब मैं इसको इसकी लेंथ वाइज नहीं खींच रहा हूं, अब मैं इसको लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नीचे की तरफ बेंड कर रहा हूं और छोड़ दे रहा हूं। तो ये आपकी बीम दिखाई पड़ रही है। इफ आई हैव सिस्टम को अगर मैं इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करूंगा तो ये नीचे आएगा और अगर मैं इसको छोड़ दूं
तो ये कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन कर रहा होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं लैटरल वाइब्रेशन। अब ये लैटरल वाइब्रेशन चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट करे या फिर मैं बाहर की तरफ खींच के छोड़ दूं और ये अंदर बाहर की तरफ वाइब्रेशन कर रहा हो, ये दोनों ही लैटरल वाइब्रेशन हैं। आप चेक कर लो किसके अबाउट वाइब्रेशन करा रहे हो। मैं यहां पर जिस वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं वो है एक्स एक्सिस के अबाउट। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन यहां नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन आपको यहां दिख रहा है इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस इज टुवर्ड्स यू, वाई एक्सिस ये परपेंडिकुलर वाली है, और जो बीम वाइब्रेट कर रही होगी वो किस एक्सिस के अबाउट है सर, एक्स एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर रही है। हम लोग इस वाइब्रेशन की बातें कर रहे हैं। फिर से कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये जो मेंबर है ये सिर्फ स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे पास सिर्फ एक ही मास है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी ओनली वन मास, दैट टू कॉन्सेंट्रेटेड। रेले मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। ये मास जब मैंने यहां पर कनेक्ट किया, अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको होल्ड कर रखा है यहां पर, अगर मैंने इसको होल्ड कर रखा है इसका मतलब जो पोजीशन आपको दिख रही है ये इस सिस्टम की इनिशियल पोजीशन रही होगी, और अपने इस वेट की वजह से रियल मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बेंड अ लिटिल बिट, और ये जब बेंड होगा तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है सर, ये बेंड होने के बाद कुछ यहां पर पहुंच जाएंगे आप। बोलिए यस और नो। पहली पोजीशन मास की कहीं यहां हुआ करती थी और मास एक्चुअल में मेन पोजीशन तक आते आते कहीं यहां पर पहुंच गया होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, हमारे पास अगेन फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया से कुछ फॉर्मूले हुआ करते हैं। यस याद है बेटा किसी को, कैंटिलीवर बीम वाला केस ही तो है कि सर ये कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर अगर लोड पी अप्लाई किया है तो एंड पॉइंट पे स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं वही तो निकालना है हमको। ये डिफ्लेक्शन, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाई 3EI। यस और नो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। पी की जगह पर क्या रखना है सर, आपने यहां पर कोई लोड लगाया नहीं, वेट mg वेट रखा हुआ है, रख दो फॉर्मूला। क्या लिखेंगे सर, डेल्टा इज इक्वल टू, ये पी की जगह पर मैं mg रखूंगा, दैट्स इट, माय वर्क इज डन। और यही डेल्टा का फॉर्मूला उठा करके आप रखिए ओमेगा एन में अंडर रूट जी बाई डेल्टा। डेल्टा की जगह पर क्या रखोगे आप, पूरी वैल्यू रखो, दिस इज mg टाइम्स एल क्यूब, और नीचे का 3EI ऊपर चला जाएगा। कुछ चीजें जी से जी कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, ओमेगा एन इज इक्वल टू 3EI डिवाइड बाई एम एल क्यूब, अंडर रूट में है सारी बातें। ऐसा कुछ हमारे सामने फॉर्मूला आ रहा है। फिर से आप कंपेयर कर लो इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि सर ये जो 3EI डिवाइड बाई एल क्यूब यही तो है जो सिस्टम की इस बीम की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये कौन सी स्टिफनेस है, ये बेंडिंग स्टिफनेस बोली जाती है। बेंडिंग स्टिफनेस बोलो या लैटरल स्टिफनेस बोलो सिस्टम की, मैं लिख देता हूं, दिस इज बेंडिंग स्टिफनेस या लैटरल स्टिफनेस, और वो भी कैंटिलीवर वाले केस में। और ध्यान से समझना, अगर यही बीम को मैं दोनों एंड पे हिंज कर देता, बीम है दिस साइड बोथ एंड्स पे, दिस इज हिंज्ड, और बीच में मैंने एक मास यहां पर रखा हुआ है, तो ये अब आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट होगी। और सिंपली सपोर्टेड बीम में फॉर्मूले हमारे पास अलग होते हैं, पी एल क्यूब बाई 48EI। अब वहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, ये सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले से डेल्टा की वैल्यू रखो, यहां पर सारा वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो क्या बेंडिंग स्टिफनेस निकल के आ रही है वो हमको कैलकुलेट करनी है। कैंटिलीवर बीम के केस में बीम विल बिहेव समथिंग डिफरेंट। यही बीम सिंपली सपोर्टेड रखी होती है और बीचों बीच में आपने वेट रखा होता तो फिर आंसर्स हमारे कुछ अलग आ रहे होते। एवरीबॉडी क्लियर, दैट्स इट, सिंपल सी बात। यहां पर ये सारी कैलकुलेशन करने के टाइम पे ये जो आई का वैल्यू हम लोगों को रखना है, इनर्शिया, ये किस एक्सिस के अबाउट रखना है। इनर्शिया का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा ना, हमारा वाइब्रेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इक्वेशन में जो इनर्शिया रखा जाता है ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो आई हम लोगों को यहां कंसीडर करना है वो आई एक्स एक्सिस के अबाउट कंसीडर करना है। आई एक्स एक्स अबाउट दिस एक्स एक्सिस इनर्शिया होता है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं बेटा, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि हमको वो एक सब्जेक्ट आता है दूसरा नहीं आता, हमारा काम चल जाएगा एज एन इंजीनियर। आज सीख लो, नहीं तो जब इंडस्ट्री में जाओगे तब सीखना पड़ेगा तुमको। सीखना तो तुमको पड़ेगा ही।
बीम का मास मेरी जान रियाज बेटा, बीम का मास हम निग्लेक्ट कर नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बीम का मास इसके कंपैरेटिवली जो एंड पे मास लगा हुआ है वो बहुत हैवी है इसके कंपैरेटिवली। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बीम को सिर्फ आप ये इमेजिन करो कि ये हमको सिर्फ और सिर्फ स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए बना है। समझ रहे हैं? अगर आप इस बीम के अलग अलग पार्टिकल का मास कंसीडर करने बैठ जाओगे तो अगेन फिर ये सिस्टम हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे स्कोप के बाहर की बातें हो जाएंगी। हम इसको जो जो भी आंसर दे रहे हैं एग्जाम में आपसे यही पूछता है, गलत है। ये रियलिटी से अभी भी हम काफी दूर खड़े हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बीम का मास नेग्लिजिबल है। समझ रहे हैं? तो रियलिटी से दूर है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यही बातें करनी है। अच्छा, चिराग पूछ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने एक्स के अबाउट क्यों लिया है। बेटे ये बात तो मैं आप लोगों से बहुत पहले से बोल रहा हूं कि हम लोग जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेशंस कंसीडर करते हैं हमेशा इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट कंसीडर किया जाता है। आप चाहे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ रही हो या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ रही हो, किस एक्सिस के अबाउट लेना है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। अभी जो बीम है, बीम को देखना बहुत ध्यान से। ये बीम दिख रही है आपको? दिस इज द बीम। क्रॉस सेक्शन यहाँ है कहीं, क्रॉस सेक्शन में एक्स एक्सिस इज टुवर्ड्स यू, वाई एक्सिस ये ऊपर है, जेड एक्सिस लेंथ के अलॉन्ग दिखाई पड़ रही है। अब जब ये बीम आपकी वाइब्रेट कर रही है तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन आपको दिख रहे हैं? सर ये एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रही है, इसलिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कैलकुलेट किया है बेटा। समझ रहे हैं? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन सर ये बीम है, आपने इसको खींचा और छोड़ दिया तो ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? पंखे के ब्लेड का लेंथ दिख रहा है, पूरे स्टार्टिंग से जो पंखे के ब्लेड को हम लोग हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ रहे थे, कौन से वाइब्रेशंस की बातें हो रही थी? हम लोग बातें कर रहे थे लैटरल वाइब्रेशंस के बारे में। इज दिस क्लियर और नॉट? अलोंग द लेंथ बातें हो रही हैं तो आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के परपेंडिकुलर बातें हो रही हैं तो आप बोल देंगे लैटरल। दैट्स इट। आगे बढ़ जाएं? अरे बिल्कुल लो। सिमिलरली टॉर्शनल वाइब्रेशन के बारे में भी बात हो सकती थी, उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले और समझ लो। अब हमको सर अगर आपको एक बार ये पता चल गया है कि इस सिस्टम का बेंडिंग स्टिफनेस कितना है तो मैं इस एक्चुअल प्रॉब्लम को क्या ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सेम सिस्टम, इसको हम लोग ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सर हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब इस बीम को एज अ स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर दिया है। स्टिफनेस क्या है बेटा इसकी? सर स्टिफनेस है इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस, इसको आप यहां पर बेंडिंग स्टिफनेस बोल रहे हैं। कितनी दिखाई पड़ रही है सर? ये हमको दिखाई पड़ रही है 3EI/L3। ये वैल्यूज रखिए, यू विल गेट सम बेंडिंग स्टिफनेस, और नीचे लगा हुआ है एक मास, मस्त, दैट्स इट, खेल खत्म। प्रॉब्लम हमारे सामने ये थी, इस प्रॉब्लम को हम फिर से स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक आते आते तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इतना बताओ, क्या ये महसूस कर पाए कि दुनिया के किसी भी रियल सिस्टम को हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना अगर आप समझ गए हैं, क्वेश्चन लगाना तो तुम आज से 10 साल बाद सीख ही जाओगे। आज तो तुम बस इतना सीखो कि ये जो बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी कि यार कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी ह्यूमन बॉडी को एज अ स्प्रिंग मास सिस्टम कन्वर्ट कर रखा है। तो यस, दैट कैन बी डन, बहुत टफ बात नहीं है। इज दिस क्लियर? मेरे साथ बस आप चीजें फील कर लो, क्वेश्चन व्वेश्चन लगाना तो आप अपने मन से सीख जाओगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब जब तुमको बीम को स्प्रिंग्स में कन्वर्ट करना आ ही गया है तो एग्जाम में तुमसे मालूम है क्वेश्चन क्या पूछता है? घुमाता है तुमको, तुमसे बोलेंगे कि सुनो ये एक बीम दे रखी है, ऐसी कुछ, ये बीम दे रखी है और ये आखिरी में ये मास लगा हुआ है। कई बार वो बोलेंगे कि मास डायरेक्टली यहां नहीं लगाया हमने, मास यहां नहीं लगाया है। कई बार वो बोलेंगे कि मास यहां लगा करके मैंने ये लगाया है
और बीच में मस्त यहां पर एक स्प्रिंग और कनेक्ट कर दी है हमने। अरे समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ सर, सारी जानकारी कि ये एक बीम है जिसका लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस ई है, क्रॉस सेक्शन इनर्शिया आपको आई दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन। और दूसरी एक स्प्रिंग और लगा रखी है जिसका स्टिफनेस आपको S2 दे रखा है। आपसे कह रहे हैं अब बताओ इस सिस्टम के लिए क्या कहानी होगी। बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि सर आपका ये जो बीम लगा हुआ है, बीम के एंड पे यहां स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग के एंड पे आपने ये लगाया है, तो जहां पर अच्छा इस बीम की वजह से कुछ स्टिफनेस आ रही होगी। बीम को इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमको पता चल चुका है। तो बीम के एंड पे स्प्रिंग लगी है, एक स्प्रिंग के एंड पे दूसरी स्प्रिंग लगी है। कितना लोड है इस स्प्रिंग पे सर mg। इस स्प्रिंग पे कितना लोड है बीम के ऊपर सर mg। बीम जिस भी अमाउंट से नीचे आ रही है, फर्दर स्प्रिंग जितना नीचे आ रही है, दोनों चीजें ऐड होकर के ही तो आपके मास को मिल रही हैं। तो क्या मैं इसको सीरीज वाला केस बोल सकता हूं बेटा? क्या हम इसको सीरीज वाला केस बोल सकते हैं? यस 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 और नो, यस और नो, सीरीज वाला केस। अगर इतना दिख गया कि सर ये तो सीरीज वाला केस है, तो आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइए कि सर हमको, आपको बीम और स्प्रिंग दिख रही है, हमको ये दो स्प्रिंग्स दिख रही हैं, एक ऊपर लगी है स्प्रिंग और जहां पर ये खत्म है उसके नीचे दूसरी स्प्रिंग लगा रखी है आपने, समथिंग लाइक दिस, और फिर ये मास नीचे लगा रखा है, मास खेल खत्म। ये S2 है और इसका जो स्टिफनेस आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? दिस S1, ये हमको मालूम है कितना होता है, अभी भी फॉर्मूला निकाला है, 3EI/L3, दैट्स इट, 3EI/L3। S1 एंड S2 आर ये सीरीज में है, दैट्स अब सॉल्व किया जा सकता है बेटा। कैन यू सॉल्व इट वेरी इजीली, वेरी इजीली। बच्चे पागल हो जाते हैं कि सर इस साल का पेपर बहुत टफ आया था। क्या टफ आया यार इसमें? क्या टफ आया इसमें? इजी। और देखो अगले साल तुमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा भी पूछ सकते हैं, दे विल से कि सर अब हमने मास तो यहीं पर कनेक्ट किया है, लेकिन हमने एक स्प्रिंग यहां पर एक और कनेक्ट कर दी है। बहुत ध्यान से समझना, ये स्प्रिंग हमने यहां पर कनेक्ट कर दी है, ये इस एंड पे, ये आपकी बीम है और बीम के आखिरी एंड पे ही एक और स्प्रिंग कनेक्ट कर दी है और यही एंड पर हमने मास कनेक्ट कर दिया है। क्या लगता है? देखो सीरीज है या पैरेलल है, बहुत देख सोच समझ के बोलना, ऐसा रैंडम नहीं, रैंडम नहीं। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये पैरेलल है? अगर पैरेलल में थोड़ा सा भी डाउट है तो सोचो, फिर से सोचो, क्या जो भी वेट, जो भी टोटल वेट यहां पर लग रहा है उसका कुछ पोर्शन ये संभाल लेगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन ये संभाल लेगा? नंबर एक चीज। दूसरा, क्या लगता है एक बीम यानी कि स्प्रिंग जितना अमाउंट से ये डिफ्लेक्ट हो रही है उतने ही अमाउंट से ये भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, मजबूरी है दोनों की, यानी कि दोनों स्टिफनेस प्रोवाइड करने वाले मेंबर्स का, दोनों स्प्रिंग्स का डिफ्लेक्शन सेम दिख रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और दोनों की मजबूरी है कि डिफ्लेक्शन दोनों के सेम है, इसको हम पैरेलल बोलेंगे। और दिख गया कि ये पैरेलल है तो खेल खत्म। अगर तुमको ये दिख गया कि ये पैरेलल है, खेल खत्म। सर एक स्प्रिंग ये दिख रही है, एक स्प्रिंग ये दिख रही है और मस्त एंड पे ये मास लगा हुआ है, पैरेलल, खेल खत्म। दिस इज मास m, ये S2 स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है 3EI/L3, बेंडिंग स्टिफनेस वाली स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है? दिस इज, इसको कुछ तो आप S1 स्टिफनेस वाला बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? पैरेलल है बेटा, पैरेलल वाला केस है, बोथ आर इन पैरेलल। ऐसे केस दे देगा आपसे, कैसा भी कॉम्बिनेशन दे दे, अब आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। कल को तुमसे वो ऐसा केस दे सकते हैं। मैं सॉल्व कैसे करना नहीं बता रहा हूं, मैं बस दिखा रहा हूं कि देखो एग्जाम में यही चीजें तुमको टफ लगने लग जाती हैं। एक बीम दे रखी है, ये मस्त एक हैवी सा मास हमने कनेक्ट कर रखा है और फिर एक और बीम यहां पर कनेक्ट कर रखी है, इस साइड पे इसको फिक्स कर दिया, इधर पे भी इसको फिक्स कर दिया, सारी बातें वही। ये एक बीम है, लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस E है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, L1 E1 A1 बोल देते हैं इसको, L1 E1
A1, दीज आर द डेटा, और इसके लिए लेंथ इज L2, यंग्स मॉडुलस इज E2 एंड एरिया इज, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A2, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बीच में एक मास M, हैवी मास M मैंने यहां पर हैंग कर दिया है। अब इस सिस्टम को अगर मैं लेंथ वाइज डिस्टर्ब करूं नीचे और छोड़ दूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस कर रहे होंगे। इस केस में आपको बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी ओमेगा एन। सर पहली बात तो इसको भी आप एज अ स्प्रिंग ट्रीट कर सकते हो। यस सर। स्टिफनेस कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की बातें हो रही हैं, तो सर इसका स्टिफनेस हो जाएगा S1, जिसकी वैल्यू होती है E1A1/L1, EA/L। फिर ये मस्त एक मास लगा रखा है आपने यहां पर, और उसके नीचे एक और स्प्रिंग लगा रखी है S2 स्टिफनेस की, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, इसकी वैल्यू होती है EA/L। दैट्स इट, दैट्स इट। अंधा भी देख करके बता सकता है कि सर ये जो दोनों बीम्स लगी हुई थी ना, ये बीम्स आपकी पैरेलल में दिखाई पड़ रही थी। ये दोनों आपकी पैरेलल में है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बातें समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ऑल कंफर्टेबल? आज हमारा तीसरा चौथा लेक्चर है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा है कि अरे सर ये मैकेनिकल का सबसे टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? इजी। एक बच्चा बोल रहा है सर सीरीज में होंगे। हिमांशु कुमार, लव यू बेटा। सीरीज में होंगे, इसको सीरीज दिख रहा था। अरे बहुत आसान है भाई। इसको सीरीज नहीं बोलते बेटा, इसको पैरेलल बोलते हैं। और अगर अगर तुमको ये सीरीज लग रहा है हिमांशु, अगर तुमको ये सीरीज लग रहा है तो बेटे फिर इससे पहले 2-3 लेक्चर पहले हम लोगों ने कुछ बातें की थी, वो एक बार देख लेना। अब इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते दोबारा। समझ रहे हैं? चलिए, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट, टेंशन तुमको नहीं लेनी है योगेश, टेंशन तुमको नहीं लेनी है। टेंशन सिर्फ स्प्रिंग के पास रहने दो। हाँ, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कल को वो बोल दें कि जो मेंबर स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है बीम, उसका कुछ मास भी है वो भी कंसीडर करो, तो कुछ नहीं करना, हमको अंदर डिटेल में जाना ही नहीं है। जो भी पूरी बीम का मास है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन वाले केस में हम उसको उठा करके सीधा सीधा एंड पे कनेक्ट कर देंगे, खेल खत्म। ठीक है। हेमंत जी चीजें समझ में आ रही, बस इतना ही चाहिए बेटा। आ जाओ, इधर आओ। अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछते हैं बेटा, और ध्यान से थोड़ी देर के लिए देखो जरा बोर्ड के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्शनल वाइब्रेशन के बारे में। क्या होता है टॉर्शनल वाइब्रेशन? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन देख लिया, लेटरल देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं टॉर्शनल वाइब्रेशन के बारे में। टॉर्शनल वाइब्रेशन का मतलब क्या है पहले तो सारे बच्चे समझ लो। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बिल्कुल खाली चाहिए, कोई बातचीत नहीं होगी चैट बॉक्स में। कोई, मेरे पास एक शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, जिसको मैंने एक एंड पर हिंज कर रखा है, यहां पर, सॉरी एक एंड पर फिक्स कर रखा है, सॉरी हिंज नहीं कर रखा है, फिक्स कर रखा है। शाफ्ट को एक एंड पे मैंने फिक्स कर दिया है। शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर दिख रहा है आपको। शाफ्ट की लेंथ आपको L दे रखी है, इसका शियर मॉडुलस G दे रखा है,
और इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको जे दे रखा है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसमें से किसी भी एक टर्म का मतलब नहीं मालूम, तो बता देते हैं भैया इसकी लेंथ एल है। जैसे हम लोग यंग्स मॉडल्स लेते हैं ना, इलोंगेशंस की दुनिया में, टेंसाइल लोड्स की दुनिया में, जिस तरीके से हम लोग यंग्स मॉडल्स डिफाइन करते हैं, वैसे ही शेयर फोर्सेस जब आप अप्लाई करते हो, शेयर स्ट्रेंथ कितने डेवलप होंगे, वहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है शेयर मॉडल्स या फिर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले टर्म है। और इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट जो हम लोग इनर्शिया निकालते हैं, वो इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाला जा सकता है। मेरे सामने ये एक रॉड है, मेरे सामने ये एक रॉड है। अब इस रॉड में क्रॉस सेक्शन दिख रहा है सामने, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन। एक एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके सेंटर से पास हो रही होगी अलोंग द लेंथ वाइज एक एक्सिस पास हो रही होगी। आप उस एक्सिस के अबाउट भी इसका इनर्शिया निकाल सकते हो। आप किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट भी इनर्शिया निकाल सकते हो जो इसकी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, ये वाई एक्सिस है, और टुवर्ड्स यू वी आर हैविंग जेड एक्सिस, तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के अबाउट भी निकालो, आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो, वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, या जेड एक्सिस के अबाउट निकालो, इसको मैं आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड बोलूंगा। और ये जो लेंथ के अलोंग एक्सिस है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है, इसके अबाउट जब भी इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है, इसी को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और उसी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई अबाउट दैट लेंथ एक्सिस लिखें, या फिर उसी को जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बेटा? यस। जिन लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखी है उनको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा, एटलीस्ट वो इस टर्म का मतलब समझ लें। ये मेरे सामने एक शाफ्ट दे रखी थी, और शाफ्ट के एंड पर मैंने एक बहुत हैवी रोटर कनेक्ट कर रखा है। रोटर कैसा नजर आता है बेटा? तो ये हमारा रोटर नजर आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये एक बहुत हैवी सा रोटर दिखाई पड़ रहा है। रोटर को चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं। सर ये हमारा एक हैवी सा रोटर दिखाई पड़ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हैवी रोटर दिख रहा है। केयरफुल, रोटर विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये तुम्हारे सामने एक रोटर है, शाफ्ट है, शाफ्ट के एंड पे एक रोटर लगा दिया है। रोटर का मास आप लोगों को दे रखा है कुछ तो, मास m, और इसका रेडियस आप लोगों को दे रखा है कुछ तो r। डिस्क टाइप चीज समझ लो आप इसको। इसका रेडियस और मास आप लोगों को दे रखा है। इनफैक्ट इसका इनर्शिया आपने निकाल लिया है। एक डिस्क है जिसका इनर्शिया आप लोगों ने निकाल लिया है। और ध्यान से समझना, इसका जो इनर्शिया है वो आप लोगों को पता है आई। रोटर है जिसका इनर्शिया आई दे रखा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई दे रखा है, और इसको कनेक्ट कर रखा है एक शाफ्ट के साथ में। ये जो पोजीशन आपको दिखाई पड़ रही है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। अभी ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब मैं इसको नीचे खींच करके नहीं छोड़ रहा हूं, ये वाले वाइब्रेशंस की बातें नहीं हो रही हैं। या फिर मैं इसको बेंड करके इधर खींच करके नहीं छोड़ रहा हूं, ये लैटरल वाइब्रेशन की भी बातें नहीं हो रही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस शाफ्ट को जिसको एक एंड पे फिक्स कर रखा है, रोटर को पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे। मैं हल्का सा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको और छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये शाफ्ट के पास टॉर्सनल स्टिफनेस है, जिसकी वजह से ये वापस अपनी पोजीशन में इसको लाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर आकर रुकेगा नहीं। ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के रुकेगा। शाफ्ट इसको रोकेगी और वापस लाने की कोशिश करेगी। मीन पोजीशन पर आते आते इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां भी नहीं रुकेगा, फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे दूसरी तरफ जाएगा। एंड दिस इज हाउ, ये आपकी शाफ्ट दिख रही है, शाफ्ट के एंड पे जो रोटर लगा है, आप इसको ट्विस्ट करके छोड़ दें तो ये कुछ इस तरीके के वाइब्रेशंस करता हुआ आपको थोड़ी देर के लिए नजर आ रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। पहले तो ये बताओ, तुमको ये समझ में आया कि हम किस तरीके के वाइब्रेशंस की बातें कर रहे हैं यहां पर?
वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज योर टॉर्शनल वाइब्रेशन। इसको मैं बोल रहा हूं टॉर्शनल वाइब्रेशन। बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ बहुत ध्यान से समझना। इस शाफ्ट, सेम वही चीजें, इस शाफ्ट का कोई बच्चा मुझको बस ये बता दे कि टॉर्शनल स्टिफनेस कितना होता है, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अरे भैया टॉर्शनल स्टिफनेस ही तो वापस इस शाफ्ट को लाने की कोशिश कर रही होगी। टॉर्शनल स्टिफनेस निकालते कहां से हैं? फिर से हम लोग चलते हैं, रियल प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में हम लोगों को फिर से बात करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने पढ़ा है, कोई एक शाफ्ट है, वन एंड पे फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे अगर मैं टॉर्क टी अप्लाई करूं तो शाफ्ट में थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और वो थीटा की वैल्यू होती है टी एल बाई जी जे। ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। इसको मैं अच्छे तरीके से अगर तुम्हारे सामने बना दूं तो ये कोई एक शाफ्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बातें आप लोगों ने इस तरीके से की हैं कि हमारे सामने कोई ये एक शाफ्ट है, ये कोई एक शाफ्ट दे रखी है बेटा, ऐसे कुछ वन एंड पे इसको ऐसे फिक्स कर रखा है। बहुत ध्यान से समझना, इधर पे बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जूम कर देते हैं। ये जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये सारी चीजें आप खुद भी जूम करके देख लेना। अभी फिलहाल के लिए हम लोग छोटा छोटा कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझो बेटा। एक एक्सिस आपको ये दिखाई पड़ रही है, सेंट्रोइडल एक्सिस, वन एक्सिस इज हेयर, अनदर एक्सिस इज समवेयर हेयर। बात समझ आ रही है? कुछ नाम दे देते हैं इसको। मैं बोल रहा हूं कि सम रैंडम, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये बेटे हमारी वाई एक्सिस है, और ये वाली जो हमारी एक्सिस है दिस इज हमारी, दिस इज अवर जेड एक्सिस। फॉर दिस गिवन डायग्राम ये आपकी एक्सिस दे रखी है। आप पहले तो ये समझो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसे हैं। आप आई एक्स एक्स निकालो कोई दिक्कत नहीं, आई वाई वाई निकालो कोई दिक्कत नहीं, आई जेड जेड जब आप निकालते हो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के ऊपर जब आप इनर्शिया निकालते हो उसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। आई जेड जेड ये जो है इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है ना? शाफ्ट का डायमीटर अगर आपको पता है तो इस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है π/32 d⁴। इसका डायमीटर अगर आपको d पता है तो इसका वैल्यू होता है j का वैल्यू π/32 d⁴। ठीक है, अगेन ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बातें हो गई। इस शाफ्ट में अगर हम टॉर्क टी अप्लाई कर रहे हैं तो एंड पे कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू टी एल बाई टी जे। शाफ्ट में कितना टॉर्क अप्लाई किया है, क्या लेंथ है, क्या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज है जी, शेयर मॉडुलस कितना है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मच थीटा विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड। और torsional stiffness of the shaft is defined as torque required to produce unit deflection T by theta, it is defined as T by theta हो जाएगा G J by L। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल स्टिफनेस। एस थीटा से डिनोट किया जाता है बेटा इसको, एस थीटा। एस थीटा आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? एस थीटा आपको ये बता रहा है कि इस शाफ्ट की स्टिफनेस कितनी है, टॉर्शनल स्टिफनेस। बिल्कुल वैसे ही बातें हुई हैं जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस की दुनिया में बोल रहे थे कि पी एल बाई ई ए इज इक्वल टू डेल्टा होता है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन ई ए बाई एल, यही तो स्टिफनेस हुआ था। सिमिलर तरीके से फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट लीनियर डिफ्लेक्शन, ये आपकी लीनियर स्टिफनेस होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस होती है। वैसे ही टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, इट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्टिफनेस। एस थीटा से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? अच्छा, एक चीज और समझना बेटा,
लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इसको हमने स्टिफनेस बोला था। अगर आप डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाई स्टिफनेस करते हो तो फोर्स पता चल जाएगा आपको। यही तो है सर, ये स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस अगर आपको पता है तो अगर मैं इसको एक्स अमाउंट से नीचे लेकर के आ जाऊं तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा करके अपोज कर रहा होगा, एफ इज इक्वल टू एस इंटू एक्स, स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो आपको स्प्रिंग कितना फोर्स अपोजिंग वाला फोर्स देगा ये पता चल जाएगा। या फिर ऐसे बोलो कि एक्स अमाउंट नीचे लाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना है वो पता चल जाएगा। सिमिलरली जैसे यहां पर स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय लीनियर डिस्टेंस ये आपको फोर्स देता है, वैसे ही यहां पर स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय थीटा जब आप करते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट तो आपको फोर्स नहीं मिलता है, आपको सीधे सीधे टॉर्क मिलता है। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे आप लोगों को टॉर्क मिलता है। ऐसी कुछ स्प्रिंग्स होती हैं, नॉर्मल स्प्रिंग्स, आपका पेन पेन के अंदर जो आप स्प्रिंग देखते हो वो लीनियर स्प्रिंग्स हैं, आप उसको फोर्स लगा के कंप्रेस करो तो स्प्रिंग आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करके देगा। कुछ डिस्टेंस से आप इसको कंप्रेस करो, डिफॉर्म करो तो स्प्रिंग विल ऑफर यू अपोजिंग वाला फोर्स। ऑन द अदर हैंड मार्केट में कुछ ऐसी भी स्प्रिंग्स होती हैं बेटे जो सीधे सीधे टॉर्क देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी स्प्रिंग्स जो टॉर्क प्रोवाइड करती हैं, दे लुक अ लिटिल लाइक दिस, टॉर्शनल स्टिफनेस, टॉर्शनल स्प्रिंग कुछ इस तरीके से नजर आती हैं। हाँ, कपड़े सुखाने वाला जो हमारे यहां तो उसको बोलते हैं कपड़े सुखाने के लिए कौवा, तो उसमें भी जो अंदर स्प्रिंग लगी होती है ना वो कुछ ऐसी ही होती है, कुछ ऐसी। या तो आप इस तरीके से समझ लो, या फिर बचपन में जो चाबी वाले जितने खिलौने आप लोगों ने देखे थे ना जिसमें चाबी से ऐंठ ऐंठ के तुम लोग ये क्या करते थे, आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन आपने किया है स्प्रिंग उतना ही भरी बैठी है टॉर्क देने को। आप जैसे ही चाबी हटाते हो तो स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करती है। दैट्स हाउ बचपन के खिलौने यूज टू वर्क। ये वाली स्प्रिंग लगी होती थी, क्वाइल वाली स्प्रिंग, देखा है? यस, इसका मतलब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि सर कुछ स्प्रिंग्स ऐसी भी होती हैं जिसके ऊपर आप जिसको अगर आप एंगुलर ट्विस्ट प्रोवाइड करोगे तो वो अपोज करने के लिए टॉर्क सीधे सीधे देती हैं। अभी तक इससे पहले वाली चीजों में देखो बेटा, तुमको याद है, डिफरेंसेस समझना बहुत ध्यान से। इससे पहले वाले केसेस में यहां पर ये स्प्रिंग आपको जब ये डिफॉर्म होगी तो ये आपको प्रोवाइड फोर्स ही करेगा, इस फोर्स का आप टॉर्क निकालते थे। ये जो भी फोर्स आ रहा है उस फोर्स का आप टॉर्क निकालते थे। लेकिन अब जो मैं बातें कर रहा हूं कि जो टॉर्शनल स्टिफनेस होती है, जो कॉइल स्प्रिंग होती हैं, ये सीधे सीधे टॉर्क ही प्रोड्यूस करती हैं आपके सामने। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में शाफ्ट की जो मेन पोजीशन दिखाई पड़ रही है वो हमको ये नजर आ रही है। सर ये शाफ्ट अपनी मेन पोजीशन में चुपचाप यहां पर रखा हुआ है, आपने अगर इसको ट्विस्ट किया थीटा से छोड़ दिया तो ये इस मेन पोजीशन के अबाउट कभी क्लॉकवाइज जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ये कुछ इस तरीके से काम करता हुआ आप लोगों को नजर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे? अरे सर रोटेशंस की बातें हो रही ना, तो लगाइए, टॉर्क मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे टॉर्क मेथड? बेचा बेचा बेचा, टॉर्क मेथड कैसे लगाओगे? सर किसी जनरल टाइम टी पर जब हमने देखा तो ये जो रोटर है, और ध्यान से समझना, ये जो रोटर है ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट हमको कुछ थीटा एंगल ट्रेवल करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल ट्रेवल करके ओमेगा वेलोसिटी से अल्फा एक्सेलरेशन से अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आप सिंबल्स को देख करके समझ जाइए मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। ये थीटा एंगल से हमको घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा था, थीटा एंगल ट्रेवल करके ओमेगा वेलोसिटी से अल्फा एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लगाइए जितने भी टॉर्क इस रोटर के ऊपर लगते हुए आपको दिख रहे हैं। सर कौन कौन से टॉर्क लगेंगे? एक तो हमारा थीटा एंगल से जब आप इस शाफ्ट को ट्विस्ट कर देते हैं तो ये कुछ अपोजिंग
टॉर्क प्रोवाइड करेगा। कितना? अगर इस शाफ्ट का टॉर्शनल स्टिफनेस आपको पता है तो अपोजिंग वाला टॉर्क कितना हो जाएगा सर? थीटा। जिधर थीटा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा सर। इन दिस सेंस आपको टॉर्क मिल रहा है कितना? एस थीटा टाइम्स, ये है टॉर्शनल स्टिफनेस टाइम्स थीटा। दिस इज हाउ यू विल राइट टॉर्क। और कौन सा टॉर्क नजर आ रहा है सर? और कोई टॉर्क नजर नहीं आ रहा है। बुलाओ डीएल अम्बड़ भैया को। डीएल अम्बड़ भैया आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेंगे। जिधर आप जा रहे थे एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आएंगे, अपना टॉर्क लगाएंगे और सब कुछ जीरो कर देंगे। आई थीटा डॉट डॉट सब कुछ जीरो हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारे सामने? यू विल बी हैविंग आई थीटा डॉट डॉट, उसी सेंस में एस थीटा डॉट एस थीटा है, सब कुछ जीरो। आई थीटा डॉट डॉट प्लस टॉर्शनल स्टिफनेस टाइम्स थीटा, एवरीथिंग विल बिकम जीरो। हो गया आंसर, बन गया इक्वेशन, खेल खत्म। तो थीटा डॉट डॉट कितना हो जाएगा? थीटा डॉट डॉट प्लस टॉर्शनल स्टिफनेस डिवाइड बाय आई। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटर। रोटर का इनर्शिया ये रखा आपने, इनटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। खेल खत्म, खेल खत्म, बन गई आपकी इक्वेशन। ये जो टर्म है यही तो ओमेगा एन स्क्वायर को शो कर रहा है बेटा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? टॉर्शनल वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी अंडर रूट एस थीटा डिवाइड बाई आई। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एस के साथ ये जो सफिक्स में छोटा वाला थीटा है ना, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो स्टिफनेस है ये वो वाली स्टिफनेस है जो थीटा एंगल घुमाओगे तो टॉर्क देगा, टॉर्शनल स्टिफनेस। एवरीबडी क्लियर? कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है? ऑल क्लियर? हाँ, वैल्यू ऑफ आई, ये जो डिस्क दे रखी है, ये जो रोटर लगा हुआ है, इसका इनर्शिया आप निकाल लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा आपका। एम आर स्क्वायर बाई टू, अगर ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, रिंग है तो एम आर स्क्वायर, वो हमको मालूम है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ी है आपके लिए ये मैंने काफी सारी चीजें यहां पर लिख दी है बेटे, काफी सारी चीजें इनफ है ये बताने के लिए कि हाँ हमें किस किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ा है। कौन सा थीटा छूट गया? कोई थीटा नहीं छूट गया। अरे बेटा क्या ही छूट गया? कुछ भी तो नहीं छूटा। आई थीटा डॉट डॉट प्लस एस थीटा टॉर्शनल स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाई थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एस थीटा डिवाइड बाई आई करेंगे, हो तो गया, यही तो लिखा है हमने, कुछ भी तो नहीं छूटा। अब आप लोगों को जो कुछ पूछना है आप एक बार चैट बॉक्स में पूछ लो, मैं देख रहा हूं आपके चैट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा सुनो सुनो, अरे मेरी जान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक सेंटेंस याद करो। मैंने क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लिया जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उस एक्सिस के अबाउट लेते हैं जिसके अबाउट रोटेशन देख रहे हो। यहां पर आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन देख रहे हो? सर हमारा रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया यही तो होता है हमारे स्क्वायर बाई टू। अभी फिलहाल के लिए हमने मास ऑफ द रॉड नेग्लिजिबल मान के रखा है। मास ऑफ रॉड और यहां पर जब इनर्शिया के टर्म से बातें हो रही तो लेट मी राइट इनर्शिया ऑफ द रॉड इज नेग्लिजिबल। मास ऑफ रॉड इज नेग्लिजिबल, अभी फिलहाल के लिए नेग्लिजिबल है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कल को बोल दें कि ये जो शाफ्ट सिर्फ स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी, अगर ये भी इनर्शिया, ये भी अपना कुछ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन कर रही है, इसके पास भी कंसिडरेबल मास है, तो हमको मालूम है वो मास किस तरीके से किया जाता है। सर वो रिजल्ट आपको यहां पर आई के साथ में, रोटर के इनर्शिया के साथ में यहां पर ऐड हो जाएंगे। लेट मी राइट, इफ रॉड इज ऑल्सो हैविंग
इनर्शिया, तो आपका जो फॉर्मूला है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट, जो भी स्टिफनेस है वो लिखिए, डिवाइडेड बाई इनर्शिया ऑफ द रोटर जो आपको लिखना है, प्लस इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट जिसका काम सिर्फ इनर्शिया प्रोवाइड करना था, अगर वो आपको, शाफ्ट जिसका काम सिर्फ स्टिफनेस प्रोवाइड करना था, अगर वो इनर्शिया भी प्रोवाइड कर रही है, तो कैसे लिखा जाता है सर, वो तो यहां पर I/3 के टर्म्स में इस तरीके से आ जाएंगे, जिस तरीके से MS/3 आता था ना, स्प्रिंग का मास MS/3 करके आता था, वैसे ही शाफ्ट के इनर्शिया, स्टिफनेस प्रोवाइड करने वाले पोर्शन का इनर्शिया डिवाइड बाई 3 करके आप यहां ऐड कर दोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सारी बातों के जवाब देंगे, डोंट वरी बेटा, ये बातें समझ में आ रही हैं? संकेत, जब वो इतनी चीजें साथ दे दे कि कोई बॉडी लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, टॉर्सनल सब वाइब्रेशन कर रही है, तो उससे बोल देना कि अभी हम मासूम बच्चे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और जो बीटेक होता है ना, ये इंजीनियरिंग की दुनिया की नर्सरी होती है, हम लोग बच्चे हैं यार, इतने सारे एजम्पशंस मान रखे हैं कि हम ये भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे। उससे बोलो कि रुक जाओ, हमको पहले बीटेक कर लेने दो, फिर मास्टर्स कर लेने दो, फिर 5-6 साल की पीएचडी कर लेने दो, उसके बाद तुम वाइब्रेशन में जो पूछोगे हम बताएंगे तुमसे। टिल दैट टाइम हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो गेट में पूछते हैं, जो हमारे सिलेबस में इतनी सी चीजें हैं, बस वही पूछेंगे। अब तुम में से कुछ लोग हो गए कंफ्यूज, सुनो सुनो सुनो, अब थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बिल्कुल बंद करो, आपके चैट्स ऐसे भड़ 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 भाग रहे हैं, हम देख ही नहीं पा रहे हैं कौन क्या पूछ रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर दिमाग में क्या क्या कीड़े चल रहे हैं, इधर आओ, हमको मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बदतमीजी चल रही है। बेटा दो चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बातें कर रहे हैं, वो गुरु एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको बताता है कि हाउ एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत ध्यान से समझो, सुनो सुनो सुनो, सुनो बेटा सुनो, तुम्हारे सामने कोई अगर एक डिस्क दे दें, तुम्हारे सामने कोई अगर डिस्क दे दें, मैंने अभी इससे पहले जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में जो भी आई की वैल्यूज रखी हैं, वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी। हाउ एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या मतलब है, सुनो बेटा। सर ये हमारे सामने डिस्क दे रखी है, अब आप इसको डिस्क बोल लें, या कल को कोई बच्चा इसी को शाफ्ट बोलने लग जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको शाफ्ट बोलने लग जाएंगे, सर ये लो यही शाफ्ट हो गया आपका, क्या लगता है? क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखते तो दोनों के एक जैसे ही है ना? यस सर। आप इसको डिस्क बोल लें, शाफ्ट बोल लें, कुछ भी बोल लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक चीज, जब हम लोग बात करते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, पहले तो यार तुम ये समझो कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, इनर्शिया क्या होता है पहले तो ये बताओ। इनर्शिया सर, मेरे सामने, मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक हाथ में एप्पल है जो न्यूटन के सर पे गिरा था, और एक हाथ में तरबूज है। एप्पल 1 किलो का है, तरबूज 20 किलो का है। इन दोनों में किसके पास मास ज्यादा है? सर जो 20 किलो का है इसके पास मास ज्यादा है, और जिसके पास मास ज्यादा है, आई विल से कि इस चीज का इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर्शिया आपको ये बताता है कि इस बॉडी के अंदर कंटेंट ऑफ मैटर कितना है।
here we have something 20 kg, here we have only 1 kg. It will tell you कि यहां पर कितना कंटेंट ऑफ मैटर है, यहां पर कितना कंटेंट ऑफ मैटर है, इनर्शिया. लेकिन जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप ये देखते हो कि ये पूरा का पूरा कंटेंट, ये पूरा का पूरा मास किसी एक एक्सिस के अबाउट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप डिस्ट्रीब्यूशन देखने की कोशिश करते हो. मेरे हाथ में 20 किलो का एप्पल, 20 किलो का तरबूज रख दो, तो मैं कहीं से, सर इधर से देख के बताओ कितना है 20 किलो, इधर से देख के बताओ कितना है 20 किलो, सर ऊपर से देखो कितना है 20 किलो, इस एक्सिस के अबाउट देखो कितना है 20 किलो. अबे कंटेंट ऑफ मैटर पूछ रहा हो, 20 किलो का मतलब 20 किलो. लेकिन जब आप पूछते हो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो. जैसे, और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी तक हम लोग बातें कर रहे थे एग्जांपल में मास के बारे में कि कितना मास है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और ये मास किसी एक एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, ये आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा. मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा. सिमिलरली हम लोग एरिया की बात कर सकते हैं. जैसे इस बोर्ड के बारे में अगर कोई पूछे कि सर इसका एरिया कितना है, हमने बोला कि ठीक है लंबाई चौड़ाई नाप लो, एरिया आपको पता चल गया. एरिया कितना है, सर बीच से खड़े होकर बताओ एरिया कितना है. अबे वही एरिया है. सर इधर से देखें तो कितना एरिया है, वही एरिया है. कहीं से देखो, किसी भी एक्सिस के अबाउट देखो, सर इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, कहीं से देखो एरिया कितना है, ये एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप देख कहां से रहे हो. मोमेंट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो किस एक्सिस के अबाउट आप बातें कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. मैं बोलूं कि सर सेंटर से ये एक्सिस हो रही है पास, इस एक्सिस के अबाउट बताओ एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. सर हाफ एरिया इज दिस साइड, हाफ एरिया इज दिस साइड. एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, यू विल गेट सम डिफरेंट वैल्यूज. लेकिन अगर मैं यही एक्सिस लेकर के इधर चला जाऊं कि अब मैं इस एक्सिस के अबाउट बातें कर रहा हूं, अब बताओ एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप बोलोगे कि सर अब पूरा का पूरा एरिया एक साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हमको दिखाई पड़ रहा है. चेंज हो जाएगा. तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, चाहे वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, इट टेल्स यू कि हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट सर्टेन एक्सिस. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है किस तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इज दिस क्लियर? आधे लगे पड़े हैं कि सर काश न्यूटन के सर पे तरबूज गिर गया होता, तो ये हम लोगों को इतने बड़े बड़े जो न्यूटन लॉ देके चले गए ना, हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है. ये नहीं होता. आधे कह रहे हैं सर आप तरबूज और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले लिया आपने. तरबूज से याद आया, आज हमारे डिनर में तरबूज भी मिल रहा होगा खाने में. वाह. सिग्निफिकेंस क्या है इन रियल लाइफ, सिग्निफिकेंस क्या है इन रियल लाइफ, इस बात को हम तुमको कैसे समझा सकते हैं. इस बात को समझाने के लिए आई विल हैव टू टेक समथिंग इन माई हैंड. अब मेरे हाथ में जो आप लोग देख रहे हैं, ये 5 किलो का डंबल है. इस पर धूल लग गई है. इसको देख के आप समझ पा रहे होंगे कि सर बस ये खरीद के रखे गए हैं, ये कभी यूज नहीं होते हैं. 5 किलो का डंबल है और लगभग 1 किलो की रॉड होगी, तो 6 किलो का इसका पूरा वजन है. तुम्हें क्या लगता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना. ये बॉडी किसी एक प्लेन सरफेस पर रखी हुई है. इसका मास कितना है सर, 5 kg. अब अगर मैं फोर्स अप्लाई करके इसको ट्रांसलेशन कराना चाहता हूं, 5 kg की बॉडी है, बहुत ध्यान से समझना, 5 kg की बॉडी, तो मैं फोर्स कहीं भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, ट्रैवल करने में जितनी मेहनत लगनी है वो लगनी है. क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है. फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है. कितना मास है वो डिसाइड करेगा कि इस बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कितना ज्यादा फोर्स चाहिए. मास ज्यादा तो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट करता है, क्यों जरूरी है सर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें ही क्यों, समझना. सर इसको सेंटर से पकड़ के उठाना आसान है क्या? यस सर. और हम तुमसे कह दें, बहुत ध्यान से समझना, सेम चीज इसको हम यहां से पकड़ के उठा रहे हैं, आसान है. लेकिन अगर हम कह दें
यहां से पकड़ के उठाना क्यों आसान है? क्योंकि सर आपने जिस जगह से पकड़ रखा है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर इधर सेम सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। सर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कैसे हो जाता है? आप अलग एक्सिस से पकड़ लो, इधर से पकड़ के दिखाओ, इस एंड से पकड़, यहां से पकड़ के दिखाओ। अब आपने लोकेशन दूसरी कर ली ना, अब मैं किसी अलग एंड से पकड़ रहा हूं, यहां से पकड़ के देख लो, औकात हो 5 किलो का नहीं उठ रहा है हमसे, ये 5 किलो का नहीं उठ पा रहा है। सेम चीज अब उठाने में हमारी ऐसी तैसी हो रही है इसको, क्यों? क्योंकि सर मास वही है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जिस एक्सिस के आप बातें कर रहे हैं वो चेंज हो गया, हम नहीं उठा पा रहे हैं इसको। अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है, मास का। और ये तो ये छोटा सा है, रॉड ले आए अगर बड़ी वाली, तो सर बड़ी वाली रॉड को सेंटर से उठाना बहुत आसान है, किसी एक एंड से उठा करके देख लो, नानी याद आ जाएगी, हालत खराब। अब समझ में आ रहा है कि जब आप यस टॉर्क ज्यादा लग रहा होगा, और जब भी टॉर्क की बातें होती हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अरे गुरु क्या बात है, समझ गए बेटे तुम? जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, कि फोर्स लगा के एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना आसान है कि टफ, ये मास बताता है। उसी तरीके से टॉर्क लगा करके जब आप किसी बॉडी को रोटेट करते हो, तो टॉर्क अप्लाई करके एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना कितना आसान है कितना टफ है, ये आई इनर्शिया डिसाइड करता है। टॉर्क अप्लाई करके एंगुलर एक्सेलरेशन कितना कम या ज्यादा आएगा, वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा। फोर्स लगा के मोशन कराना, मास कितना मास है, दैट्स इट, कितना मास है, बस इतनी बात इनफ है मेरे लिए। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है, जब आप रोटेशन की बातें करते हो तो इनर्शिया कम्स इनटू पिक्चर। एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट? 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 कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे मास इस, ये समझ गए? ये तो समझ गए सारे बच्चे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन देखना समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और जब पहली बार किसी साइंटिस्ट ने ये महसूस किया होगा कि यार वही मास है, हम इसको अलग एक्सिस से पकड़ के देख रहे हैं तो बहुत भारी लग रहा है, बीच से पकड़ के देख रहे हैं तो आसान लग रहा है, तब उसको समझ में आया होगा यार सिर्फ मास कितना है इस बात से काम नहीं चलेगा, इस मास का बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये चीज भी अफेक्ट करती है। तभी तो लोगों ने मास एक अलग क्वांटिटी डिफाइन की है लीनियर मोशन की दुनिया में, और जब आप रोटेशंस की दुनिया में बातें करते हो तो इनर्शिया भी डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको फॉर्मुलेज नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर्मुले पढ़ेंगे हम लोग, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ सर, हाँ सर जरूरत तो है। नाउ नाउ बहुत ध्यान से एक चीज और ही समझ लो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में बेटे हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं। यहां पर देखो ना, जो इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा है π/32 डायमीटर रेज टू पावर 4, यहां पर डायमीटर वायमीटर के टर्म्स में बातें हो रही हैं। इससे पहले वाली दुनिया में देखो, इधर आ जाओ, हम लोगों ने जो बीम का इनर्शिया लिया था यहां पर, ये भी तो क्रॉस सेक्शन एरिया की दुनिया में जो आई लिया था ना, एक्स एक्सिस के अबाउट, बी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, BD³/12, कुछ इस तरीके से। मास की बात नहीं कर रहे हैं, ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा भी है मैंने, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अबाउट कैसा है। क्लियर है बात? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर यहां पर रोटर का इनर्शिया कितना रखा गया है। रोटर ये जो है ना, दिस इज इनर्शिया ऑफ द रोटर, और रोटर का इनर्शिया कितना है बेटा? सर रोटर कैसा नजर आ रहा है आपको? रोटर हमको दिखाई पड़ रहा है, ये है हमारा रोटर, ऐसा कुछ रोटर है ये, दिस इज अवर रोटर।
रोटर का इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? सर रोटर का इनर्शिया आपने निकाला है इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट हम लोगों को इनर्शिया कंसीडर करने होते हैं। तो ये डिस्क अपने सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसके अबाउट जो इनर्शिया होता है ना, ये इनर्शिया डिस्क का ये होता है mr²/2। जिनको नहीं मालूम वो समझ लो, ये होता है बेटा नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, शाफ्ट को अगर आप देखोगे तो शाफ्ट का इनर्शिया कितना हो जाएगा? शाफ्ट कैसा नजर आता है पहले तो आप ये देखो, तो शाफ्ट हमको दिखाई पड़ता है कुछ शाफ्ट हमको कुछ ये नजर आता है, ये है हमारा शाफ्ट। ऐसा ही तो होता है शाफ्ट बेटा। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ऐसा कुछ आप लोगों को शाफ्ट नजर आ रहा है? शाफ्ट जिसका खुद का मास m दे रखा है, इसकी लेंथ l दे रखी है, और ध्यान से समझना, एक शाफ्ट है जिसका मास m दे रखा है, इसकी लेंथ l दे रखी है, इनर्शिया क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कोई कोई ऐसा तो नहीं जिसको ml²/12 लग रहा हो? ml²/12 तो अलग दुनिया होती है बेटा। यहां पर सर ये शाफ्ट किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है? शाफ्ट भी तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट जब आप शाफ्ट को देखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट शाफ्ट को देख रहे हो, तो ये मास कितना कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है? सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस तक, स्मॉल आर डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। तो आप मेरे सामने शाफ्ट को रखें या डिस्क को रखें, हमको तो एक जैसी चीज दिख रही है। सर यहां पर मास कैपिटल एम दिख रहा था, कैपिटल एम, और आर रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूटेड था ये कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या है सर? यहां भी तो एक सर्कुलर डिस्क जैसी चीज दिख रही है, एम मास स्मॉल आर डिस्टेंस तक सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? दिस विल बी अगेन mr²/2। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। ये वैल्यूज आपको रखनी है। शाफ्ट का इनर्शिया कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही हैं? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? मेरी जान बेटा, नीचे यहां पर क्या लिखते हो आप? ये स्टिफनेस है, और नीचे मास वाली चीजें होती थी ना, √s/m। तो जब आप टॉर्क के टर्म्स में लिख रहे हो बातें, तो यहां पर लिखा जाएगा ऊपर टॉर्शनल स्टिफनेस और नीचे मास की जगह पर इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बेटा। तो ये वो चीजें लिखी हुई हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां काम आया है? सर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ ये निकालने के काम आया है, एस थीटा। एस थीटा कितना निकल के आया था आपके सामने? GJ/L। तो G का वैल्यू रखो, J का वैल्यू रखो, देखो रख तो दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर, दैट्स इट। ऑल क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? ये रियल सिस्टम है, लेकिन इसको हम लोग अभी पूरी तरीके से रियल नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हम फ्रिक्शन को जीरो मान के चल रहे हैं। आसपास की एयर का फ्रिक्शन अभी भी हम पिक्चर में नहीं लाए हैं। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूं कि रियलिटी में जो सिस्टम्स होते हैं उनका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। फ्रिक्शन जीरो है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां लग गया बेटा, ये देखो, ये लिखो, ये लग गया एरिया मोमेंट ऑफ। हम लोग अच्छा एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, अपने दिमाग में बैठा लो, कहीं एक कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लो। जिस कमरे में तुम रहते हो ना, उस कमरे में बड़ा बड़ा लिख लेना पेन से कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में करते हैं, उसके आगे कहीं नहीं करते हैं। बाकी थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ो, मैकेनिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो,
बचपन से जो चीजें पढ़ते आ रहे हो तुम, उन सब जगहों पर आपने सिर्फ मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए आ रहे हो। जिन बच्चों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखी है वो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो जब हम पढ़ाएंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करोगे। अभी फिलहाल समझ लो कि सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें होती हैं। इज दिस क्लियर? ओनली इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट्स इट। ऑल क्लियर? अब कोई पूछ रहा है ऐसा क्यों बेटा, उसके लिए हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ानी पड़ेगी, तो वाइब्रेशन छोड़ देते हैं, फिर उस पर चलते हैं। जब बात करेंगे ना तब बात करेंगे। देखो ये दुनिया, अरे पढ़ने को बहुत कुछ है यार। तो अभी तो बस हम, जैसे ट्रेन चलती है ना पटरी पटरी, ऐसा थोड़ी कि वो आगरा से जाना था दिल्ली, कानपुर से दिल्ली और रास्ते में मिला आगरा, ताजमहल दिखा तो सर ताजमहल देख के आते हैं। फिर किसी ने बताया जो शाहजहां रहते थे उनकी जो बेगम मुमताज थी वो नेपाल के राजा की बेटी थी, तो चलो सर सुना है वहां मुमताज बहुत अच्छी मिलती है तो हम नेपाल चलते हैं। भूल गए तुम कि दिल्ली जाना था। तुमको वाइब्रेशन का कोर्स खत्म करना है ना गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पटरी जैसे जैसे लेके चल रहे हैं वैसे वैसे चलते रहो। बीच बीच में कहीं कहीं पर हम तुमको साइट सीइंग करा देंगे कि देखो भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। इसका मतलब थोड़ी कि ट्रेन लेकर के चले जाए वहां पर। लेटरल वाइब्रेशन में डाउट, इफ बीम इज नॉट मासलेस। लेटरल वाइब्रेशन में इफ बीम इज नॉट, ये डाउट आप हमसे बिल्कुल आखिरी में पूछना बेटा। जयश्री, जयश्री दत्ता बेटा ये आप बिल्कुल आखिरी में पूछना कि लेटरल वाइब्रेशन में जब मास कंसीडर करते हैं लेटरल बीम में, बीम के लेटरल वाइब्रेशंस में अगर हम मासेस को कंसीडर करना स्टार्ट कर दें तो क्या हम इसको सॉल्व कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उसका जवाब मैं अभी दूंगा तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल आखिरी में, वाइब्रेशन के आखिरी में मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। क्लियर है? नाउ एवरीबडी हैज गॉट क्लैरिटी कि किस तरीके से सिस्टम में आपको कौन कौन से टर्म्स क्या क्या लेने हैं। एक और चीज देख लो बहुत ध्यान से, समझो समझो समझो, इधर देखो, अरे इधर आओ, इधर आओ, सारे लोग शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। किसी भी टाइम पर ये एंड तो आपको फिक्स दिखाई पड़ रहा है, शाफ्ट का जो दूसरा एंड है, इस एंड की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा के रोटेशन दिखाई पड़ रहे होंगे, थीटा से सम रोटेशन दिखाई पड़ रहे होंगे, ऊपर वाला एंड फिक्स है। तो अगर मैं इस शाफ्ट के अलग अलग पोर्शंस पे ये दिखाऊं कि कौन कौन सा पोर्शन कितने कितने एंगल ऑफ ट्विस्ट को फील कर रहा होगा, तो सबसे आखिरी में एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा दिख रहा है, क्योंकि डिस्क जो रोटर लगा है ना वो थीटा से ट्विस्ट कर गई है। और ऊपर वाला जीरो है अभी भी यहां पर, क्योंकि ये तो फिक्स है। यहां पर कभी भी आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो और पूरे दौरान नीचे वाला पार्ट घूमता रहेगा इस तरीके से, ऊपर वाला पार्ट मूव करेगा ही नहीं। तो जिस भी पार्ट में मूवमेंट जीरो होते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे इस सिस्टम का नोड पोजीशन दिखाई पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? जहां पर डिफ्लेक्शंस, चाहे वो टॉर्शनल वाइब्रेशन की दुनिया में शाफ्ट में इस एंड पे थीटा वाले डिफ्लेक्शंस हो, एंगुलर डिफ्लेक्शंस हो, जीरो दिख रहा है तो आई विल से दैट दिस इज माय नोड। स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग का जो ऊपर वाला एंड है वो वहीं रहेगा, बाकी पूरी दुनिया घूमती रहेगी। तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम में नोड कहां है? सर नोड वो पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शंस जीरो दिखाई पड़ रहे हैं। इस सिस्टम में नोड कहां हो जाएगा? आई विल से दैट दिस इज माय नोड। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा नोड है बेटा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, अगर आपको मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाऊं कि हाउ दिस मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज शाफ्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहां पर थीटा जीरो दिख रहा है और यहां पर थीटा का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं बेटा। कोई बच्चा इसको डायरेक्शन में समझ जाए, मैग्नीट्यूड सर यहां पर मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा दिख रहे हैं और लीनियरली वेरी करते करते ये जो थीटा का वेरिएशन है वो एंड तक आते आते जीरो हो रहा है, कुछ इस तरीके से। सर यहां पर थीटा थोड़ा और कम रहा होगा, यहां पर थीटा थोड़ा और कम रहा होगा, इधर पे थीटा और कम, इधर पे थीटा थोड़ा सा और कम, कुछ इस तरीके से। ये थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा हूं मैं। और थीटा जहां पर जीरो होता है उसी लोकेशन को हम लोग बोल देते हैं नोड। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा
अलोंग शाफ्ट। कुछ इस तरीके से चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? बच्चे ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पोर्शन है, इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए उधर पे। यस यस यस। देखो नहीं, मैं ये शब्द यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं यूज कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिक्स्ड पोजीशन को ही नोड कहते हैं नहीं, जिस पोजीशन पे डिफ्लेक्शन जीरो है उसको नोड कहते हैं। द पोजीशन वेयर डिफ्लेक्शंस आर जीरो दैट इज कॉल्ड एज नोड। क्यों मैं फिक्स्ड को नहीं बोल रहा हूं? यहां पर फिक्स्ड पोजीशन पे ही डिफ्लेक्शन जीरो है, इसलिए मैं इसको नोड बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? सारे लोग कंफर्टेबल हैं यहां तक? बच्चों को बातें समझ में आ रही हैं बेटा? बस एंगल ऑफ ट्विस्ट जहां पर जीरो है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट ही नहीं बोलेंगे, आप इसको डिफ्लेक्शन बोल लो। क्यों? क्योंकि जब आप स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हो तो वहां पर भी तो पूरा स्प्रिंग और मास मोशन कर रहा है, सिर्फ स्प्रिंग का एक हिस्सा आपको यहीं दिख रहा है हमेशा। तो जहां पर स्प्रिंग के किसी स्प्रिंग का वो पॉइंट जहां मूवमेंट नहीं हो रहा है, जहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं नोड। बात समझ में आ रही है? वेयर यू डोंट हैव एनी मूवमेंट, जो चीज आपको स्टेशनरी दिखाई पड़ रही है, जो आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो है उसको हम बोल रहे हैं नोड। ये शब्दों का पूरा खेल है, बहुत ध्यान से। फिक्स्ड को नोड बोलते हैं मत बोलो। यहां पर फिक्स्ड पे नोड है बोल सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड को ही नोड बोलेंगे ऐसा मत बोलो, अवॉइड करो। डेफिनेशन वाइज वेयर डिफ्लेक्शंस आर जीरो, नोड का मतलब मैं लिख देता हूं, चलो तुमसे क्या ही बात करें। वेयर डिफ्लेक्शंस आर जीरो, नोड का मतलब वेयर डिफ्लेक्शंस आर जीरो। अब यहां पर एंगुलर डिफ्लेक्शंस की बातें हो रही थी, लीनियर डिफ्लेक्शन की भी बातें हो सकती हैं कभी। वेयर डिफ्लेक्शन इज जीरो। क्लियर है बेटा? यस। बहुत 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 ध्यान से। कई बार आप लोगों से मल्टीपल रोटर सिस्टम भी पूछ लेते हैं। मल्टी रोटर सिस्टम का मतलब होता है, जैसे अभी हमने तुमको अपना डंबल दिखाया था ना, एक रॉड है, शाफ्ट है, और शाफ्ट के इस एंड पे, इस एंड पे, दोनों एंड पे मैंने रोटर्स फिट कर रखे हैं। कैसा नजर आएगा? बहुत ध्यान से समझो। तो ये हमारा शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट, और शाफ्ट के एंड पे इधर पे एक रोटर लगा रखा है, और इधर पे भी एक रोटर लगा रखा है। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, एवरीबडी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर ये रोटर ऐसा चौकोर चौकोर थोड़ी दिखता है, रोटर तो गोल गोल होता है। अबे ये मैंने बनाया गोल ही है, तुमको साइड से दिख रहा है ना। मैं जब यहां से देखता हूं इधर से, ऐसे इधर से, आई कैन सी इट्स सर्कुलर शेप, तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। हम इधर से देख रहे हैं, इधर से सर्कल दिख रहा है, तुमको सामने से ये ऐसे ही नजर आएगा रेक्टेंगुलर शेप में। साइड से देखने पर तुमको भी दिख रहा है सर्कुलर। परफेक्ट। आ जाओ अब इस सिस्टम को, ये मेरे सामने एक शाफ्ट है जिसकी लेंथ आपको एल दे रखी है, इसका शेयर मॉडुलस, पूरे शाफ्ट का शेयर मॉडुलस जी दे रखा है, और इसका पूरे शाफ्ट का डायमीटर तो सेम ही है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट वो भी आपको जे दे रखा है। ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग शाफ्ट का स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे ना, टॉर्शनल स्टिफनेस। और इस सिस्टम को हमने क्या किया मालूम है? शाफ्ट इधर रोटर दिख रहा है सर, ये हैवी रोटर है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, दिख रहा है सामने, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं ये I1 इनर्शिया वाला, ये I1 मोमेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला शाफ्ट है, ये I2 इनर्शिया वाला शाफ्ट है। ये जो I1 I2 लिखे हैं ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, मासेस। अब अगर मैं इन दोनों रोटर्स को पकड़ूं और एक को क्लॉकवाइज ट्विस्ट करूं और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करूं और छोड़ दूं, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन करते हुए दिखाई पड़ रहा हूं। दोनों को क्लॉकवाइज करके छोड़ दोगे तो क्या ही हुआ यार? दोनों शाफ्ट को 10-10 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाया, अरे तो पूरा सिस्टम घूम गया यार। सिस्टम में जब तक डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करोगे, डिस्टरबेंस क्रिएट करने का मतलब है शाफ्ट में कुछ डिफ्लेक्शंस आए। दोनों एंड को आपने 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया तो शाफ्ट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया।
कोई ट्विस्ट डेवलप नहीं हुआ। आप एक काम करो, शाफ्ट का एक एंड पकड़ो, 10 डिग्री इधर घुमाओ, दूसरा एंड पकड़ो, 10 डिग्री अपोजिट घुमाओ। अब कैन यू फील शाफ्ट में ट्विस्टिंग आ गई है। अब शाफ्ट पूरी तड़प के साथ कोशिश कर रहा होगा कि हम वापस अपनी मीन पोजीशन पे बैठ जाएं। इट्स लाइक शाफ्ट ये शाफ्ट दिख रहा है, शाफ्ट का ये एंड ऐसे ऐंठ दिया है तुमने, ये वाला एंड ऐसे ऐंठ दिया है तुमने। अब शाफ्ट परेशान है, हम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही तुम छोड़ोगे तो शाफ्ट इमीडिएटली विल ट्राई टू रोटेट दिस पार्ट लाइक दिस, और इस पार्ट को अपोजिट, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो गया। फिर ये बोलेगा नहीं ज्यादा हो गया, तो ये वापस घूमने की कोशिश करेगा। और शाफ्ट मस्त ये इस तरीके से डिस्को डांस वाला कुछ करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। गेटिंग ओपन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन। क्या वाइब्रेशन, यहां पर किस तरीके के वाइब्रेशन की बातें हो रही, समझ में आ गया। और किसी भी समय पे जब आप देखोगे, किसी भी समय पे जब आप देखोगे सिचुएशन क्या नजर आ रही है, किसी जनरल टाइम टी पर जब आप देख रहे हो, तो एक एंड आपको अगर क्लॉकवाइज घुमा हुआ दिख रहा है, तो दूसरा एंड आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ दिख रहा होगा, और ये चीजें चलती रहेंगी। अगर एक साइड पे क्लॉकवाइज, दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो बीच में कहीं जीरो भी तो रहा होगा डिफ्लेक्शन। बीच में कहीं पर डिफ्लेक्शन जीरो भी तो रहा होगा कहीं पर। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, इन बिटवीन, दोनों रोटर्स के बीच में कहीं पर रहा होगा। वो कहां पर होगा, मान लेते हैं समवेयर, समवेयर हेयर, कहीं पर, कहीं पर हो सकता है, कहीं यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, हमें नहीं पता, कहीं पर होगा। तुमसे पूछते हैं कि वो लोकेशन बताओ जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो है, और जिस लोकेशन पे डिफ्लेक्शन जीरो है उसी को तो गुरु तुम बोलते हो नोड। तो यहां पर वो तुमसे कह रहे हैं कि नोड की लोकेशन फाइंड आउट करो। मान लेते हैं कि जो नोड है, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कि वो नोड जो है वो कहीं यहां दिख रहा है। ये लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये जो नोड है वो I1 इनर्शिया वाले शाफ्ट से L1 डिस्टेंस पे है, और इससे L2 डिस्टेंस पे। ये हमने माना है, ये हमने माना है कुछ इस तरीके से। L1 L2 डिस्टेंसेस पे आपको नोड दिखाई पड़ रहा है, यहां से L1 डिस्टेंस पे, यहां से L2 डिस्टेंस पे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सर नोड के इधर अपोजिट और नोड के इधर अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को एंगल ऑफ ट्विस्ट दिखाई पड़ रहे होंगे। अगेन मैं डायरेक्शन नहीं शो कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूं। हाउ विल इट लुक, सर कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड दिखाऊं अगर आपको, तो मैग्नीट्यूड दिखाऊं तो ये मैग्नीट्यूड्स पूरे शाफ्ट में कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड आई एम शोइंग, कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट पूरी शाफ्ट में इस तरीके से, अगर इधर पे क्लॉकवाइज है तो घटते 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 नोड पॉइंट तक आते आते ये एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको जीरो दिखने लग गया। और फिर अपोजिट एंड पे यहां पर ये बढ़ते बढ़ते कुछ तो नजर आने लगता है। बोलो बेटा, ये बात समझ में आती है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बच्चे, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नोड की पोजीशन आपसे पूछ रहा है, एग्जाम में पूछता है नोड की पोजीशन बताओ कहां होगी। ये है नोड, हमने माना है कि ये एक साइड से L1 और एक साइड से L2 डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रहा है। कैसे निकालेंगे? पहली चीज तो हम लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये है, L1 L2 की वैल्यू पूछता है तुमसे। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये है कि L1 प्लस L2 जो भी है, समेशन इसका L रहा होगा। L1 प्लस L2 की वैल्यू L रही होगी, नंबर एक चीज, नंबर एक चीज। दूसरा इक्वेशन आप और कहें, दो अननोन है ना, L1 L2 दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन आप ऐसे भी निकाल लो। बच्चा बोल रहा है सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लो। अरे चाचा, सिमिलर ट्राइंगल से तो तब निकालेंगे ना जब आपको ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है क्या तुमको? नहीं पता ना। हमने तो ऐसे ही अंदाजा मारा है कि अगर यहां पर नोड है तो यहां इस साइड लीनियरली क्लॉकवाइज और इस साइड लीनियरली एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते चले जाइए। मैं कुछ नहीं मालूम है इसके अलावा। पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो कि सर अगर आप इतने पोर्शन को अलग देखो तो क्या नजर आ रहा है, ये नोड है अगर, तो दिस साइड शाफ्ट, शाफ्ट इतना पोर्शन ऑफ शाफ्ट, और ये रोटर है, ये वाइब्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको देखो,
एक बच्चा कह रहा नहीं सर इसके इधर वाली चीजों को देखो, तो जब इसके इधर देख रहे हो आप तो अपोजिट दिस मच पोर्शन ऑफ द शाफ्ट, और जो रोटर है वो आपको अलग नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पूरे सिस्टम को एक साथ देखो तो ये एक उल्टा नाच रहा है, एक सीधा नाच रहा है, ये उल्टा तो ये सीधा। ये नाच जो भी रहे हैं इन दोनों का अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे वाइब्रेशन का, सिस्टम तो एक ही है। आप चाहे आधा और आधा देखें या एक साथ देखें, फ्रीक्वेंसी जो नजर आ रही है वो दोनों की सेम ही है। इस साइड का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इस साइड का रहा होगा। तो क्या हम बड़े आराम से कहां से बातें कर पा रहे हैं? अरे बिल्कुल यही तो बातें हो रही हैं सर। नोड के इधर जो भी वाइब्रेशन है, नोड के उधर भी वही वाइब्रेशन दिख रहे होंगे आपको। लिखो फ्रीक्वेंसीज विल बी एग्जैक्टली सेम। यहां से निकालो, यहां से निकालो। कैसे निकाला, कैसे लिखा जाएगा? दिस साइड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अंडर रूट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एस थीटा वन, टॉर्शनल स्टिफनेस जो भी है इस साइड की, डिवाइडेड बाई इनर्शिया आई वन। ये बिल्कुल वही होगा जो दूसरे साइड का है, एस थीटा टू, इस पोर्शन का जो भी स्टिफनेस है डिवाइडेड बाई आई टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? अंडर रूट पहले तो कैंसिल कर दो तुम, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, सॉल्व करो, क्या मिलेगा? एस थीटा वन क्या होता है? इतने पोर्शन का टॉर्शनल स्टिफनेस कितना होता है? जी जे बाई एल। दिस साइड व्हाट यू आर गोइंग टू हैव? जी पूरा सेम है, इसका जो जी है वो पूरा सेम है, जे पूरे का सेम है, डिवाइड बाई लेंथ L1 है, और नीचे आपका I1 भी दिखाई पड़ रहा है, विल बी इक्वल टू दिस साइड एस थीटा टू। इसका एस थीटा टू कैसे निकालोगे बेटा? एस थीटा टू क्या होता है? G2 बाई L2। जी और जे तो वही है, तो जी जे डिवाइड बाई L2, और नीचे I2 भी दिख रहा है, तो कुछ चीजें कैंसिल हो गई बेटे आपकी। ये जी जे उड़ गया, क्या बचा तुम्हारे पास? L1 I1 विल बी इक्वल टू L2 I2। तो L1 I1, L1 और L2 में एक रिलेशन आपको और मिल गया। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं L1 बाई L2 इज हाउ मच? L1 बाई L2 इज I2 बाई I1। एक रिलेशन, दो रिलेशन चाहिए थे, दो मिल गए। अब दोनों को सॉल्व करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हो L1 L2 की वैल्यूज क्या है, नोड की पोजीशन कहां होगी। देख करके अंधा भी ये बता सकता है बड़े आराम से कि सर L1 बाई L2 इज I2 बाई I1। I2 कहां है सर? I2 छोटा है, I1 बड़ा है। सर ये तो हमको पहले से मालूम था कि I2 छोटा है I1 के कंपैरेटिवली, इट इज गिवन, हम मान नहीं रहे, दिख रहा है सामने। I2 छोटा है, I1 बड़ा है, तो ये वैल्यू हमको लेस देन 1 दिखाई पड़ रही होगी। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि I2 बाई I1 छोटा है 1 से, L1 बाई L2 भी छोटा होगा, यानी कि L1 की वैल्यू L2 से कम रही होगी। और ये तो सर L1 की वैल्यू L2 से कम रही होगी, L2 बड़ा है। ये तो कॉमन सेंस से भी डायग्राम ड्रॉ किया है ना आपने सर, ऑब्वियस सी बात है। जिधर का रोटर हैवी होगा नोड उसी के पास ही तो होगा। आप इस साइड का रोटर हैवी करते करते और करते जाओ, हैवी करते जाओ, हैवी करते जाओ, तो नोड यहां से यहां से यहां से यहां से शिफ्ट होते होते अगर आप इसका इनर्शिया इंफिनिटी कर दोगे तो क्या ये नोड आपको बिल्कुल यहां पे टच हो जाएगा? और सर ये वही तो सिचुएशन थी जो आपने यहां बनाई है। ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी एक नहीं दो रोटर है, एक रोटर जिसका इनर्शिया ये दे रखा है और दूसरा रोटर ये धरती फिक्स्ड इतना हैवी है कि ये इनफाइनाइट है। तो नोड की पोजीशन कहां है? बिल्कुल यहीं पर आ गई सर। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हो रही हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन तो तुमसे वो ये पूछेंगे कि तुम नोड की लोकेशन बताओ। नोड विल बी क्लोजर टू हैवी रोटर, नंबर एक चीज। कैन आई राइट? नोड विल बी क्लोजर टू हैवी रोटर, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, अगर हमारे इस सिस्टम में दो रोटर थे तो दो रोटर के बीच में हमको एक नोड दिखाई पड़ रहा है, दो रोटर के बीच में एक नोड दिखाई पड़ रहा है। अगर मेरे पास तीन रोटर होते 1 2 3, तो इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में भी एक, तीन रोटर तो दो नोड होते। तो इफ आई एम हैविंग एन अमाउंट ऑफ एन नंबर ऑफ रोटर्स, तो नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे?
if rotor shaft system has n rotors, n rotors है, तो नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ नोड्स विल बी n-1। कई बार तो आपसे सिर्फ यही पूछ लेता है कि नंबर ऑफ नोड्स बताओ कितने हैं। 4 रोटर हैं, 4 रोटर शाफ्ट सिस्टम, 4 रोटर हैं, एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। अगर हमने इनको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया है तो ये बताओ कितने नोड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं? सर n-1 नोड्स मिलने वाले हैं। वैभव तुम दिल पे ले गए बेटा, वैभव तुम दिल पे ले गए बेटा। बच्चा कह रहा है सर फिर तो इसको एक्सेप्शन बोलो। बेटा हमने यहां पर आगे तुमको फॉर्मूला लगाने की थोड़ी कहा है, हम कह रहे हैं इसको फील करो कि ऐसा लग रहा है कि हमको यहां एक नहीं 2 रोटर दिख रहे हैं। एक ये है और जिसको दूसरे को आप फिक्स बोल रहे हो हम उसको रोटर बोलना चाहते हैं, लेकिन रोटर जिसका इनर्शिया इनफाइनाइट है। ये हम दोनों बातें मिक्स नहीं करना। हम जो चीजें फील कर रहे हैं वो फॉर्मूले में फिट नहीं होंगी। फीलिंग तो सिर्फ आपको इसलिए दी जा रही है कि तुम ये समझ पाओ गुरु कि ये जो पढ़ा है और जो आगे पढ़ा है ये दोनों चीजें कोई बहुत अलग अलग नहीं है, सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं। यस, यहां तक बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम लोग एंटर कर सकते हैं इनटू रियलिटी, अटमोस्ट रियलिटी, डैम्ड वाइब्रेशंस के बारे में। अब हम बात करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अब हम ये बोलेंगे कि अब हमारे सिस्टम के पास स्टिफनेस भी है, मास भी है, और अब हमारे सिस्टम में फ्रिक्शनल लॉसेस भी हैं। अभी तक हम बोल रहे थे ना कि फ्रिक्शन को 0 एज्यूम करके चल रहे हैं, अब कुछ तो फ्रिक्शन आएगा, नॉन जीरो फ्रिक्शन है। अब हम इस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे बोल रहे थे ठीक है, चलो रुक जाते हैं। फ्लूइड वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे बेटा, सब बात करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं। 9:30 पे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और कहानी स्टार्ट होगी डैम्ड वाइब्रेशन से। डोंट मिस द बिगिनिंग, क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट हम खत्म कर देंगे, वो तुमने मिस कर दिया तो आगे का जो भी लेक्चर है वो समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, बट देयर आर सम बैचेस जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। आपके बैचेस में किसका कौन पढ़ाएगा दैट आई एम नॉट श्योर, है ना, वो हमको देखना पड़ेगा एक बार कि क्या शेड्यूल है। ठीक है, कहीं भी कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ाऊंगा या शायद अप्रूव सर पढ़ाएंगे, 2 ही लोग पढ़ा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पढ़ने के बाद आपको मजा आने ही वाला है, डोंट वरी। ठीक है, सो जाओ फटाफट से डिनर कर लो, और पर्सनल डाउट ऐसे पब्लिकली पूछोगे क्या बेटा? ठीक है, डिनर कर लो, शार्प 9:30 वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा। थैंक यू बच्चों।